गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए एनसीईआरटी सार्क बैच को लेकर। और एनसीईआरटी सार्क बैच का यह अंतिम चैप्टर चल रहा है। मुझे लगता है 4 से 5 क्लास अधिक से अधिक लगने चाहिए। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा कहानी अधिक चल रहा है। वैसे तो हम लोग एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में फैक्ट्स की चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि बच्चों को फैक्ट्स के जाल में उलझाना ही नहीं है और केवल कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए जाते हैं। इसलिए उन कहानियों को लिख करके पढ़ने से अच्छा मुझे लगा कि मैं आपको पहले थोड़ी तैयारी मैं कर लूँ, यानी पहले ही मैं पीपीटी बना लूँ। पहले क्या होता था, हाथ से लिख करके ले आते थे, लेकिन अब तो सुविधा है कि उसको पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाया जा सकता है। तो पहले ही मैं 3-4 घंटे और मेहनत करके आपके लिए एक पीडीएफ तैयार करता हूँ, लगभग उसी भाषा में जो भाषा मैं बोर्ड पर लिख करके देता हूँ। ये पीडीएफ कहीं होता नहीं है। इसको मैं फिर टाइप मतलब पहले हाथ से लिख करके फिर टाइप करवा करके फिर पीडीएफ बनवा करके आपके सामने दे देता हूँ, ताकि समय, चूँकि मैं हाथ से लिखूँगा तो वही इफेक्ट आएगा। इसलिए आप भाषा देखेंगे इसका कि नॉर्मल ही रह जाता है, क्योंकि मेरे हाथों से यह लिखा हुआ होता है। ऐसा ना करूं तो फिर वो भाषा नहीं बन पाएगी जो भाषा मैं आपको देना चाहता हूं सरल शब्दों में। इससे फ़ायदा क्या होता है कि क्लास समझाने का टाइम अधिक मिल जाता है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स तो है नहीं या कोई इस टाइप के कॉन्सेप्ट नहीं है जिनको कि रुक रुक करके समझाने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी क्लास में। जो मुझे लगता है ये तीसरा क्लास है जब हमने पीडीएफ का प्रयोग किया है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो वैसे भी लास्ट फेज चल रहा है, 3 से 4-5 क्लास में आपका पूरा हो जाएगा। और ये मैं फिर आपको A4 साइज में कन्वर्ट करके भी दे देता हूँ, ताकि आपको वहाँ से प्राप्त हो जाए। जो तैयार करते हैं वो थोड़े छुट्टी पर चल रहे थे, उस बच्चे का कोई काम था, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको हैंड रिटन सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। जो आपने कॉपी भेजी है वह कॉपी आपकी चेक नहीं हुई है और कल तक चेक नहीं होगी। यानी एक मैराथन कल लगा हुआ है सुबह 8 बजे से, और वह रिवीजन मैराथन है। यानी जो अभी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए वह रिवीजन मैराथन लगेगा। तो बहुत सारे पीडीएफ बनाने होते थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कल के बाद, यानी कल मैं अगर 2 बजे 3 बजे के आसपास खाली हो जाऊंगा, फिर मैं कॉपी चेक करने की शुरुआत करूंगा। और मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे तक जाते जाते सारी कॉपियाँ आपकी चेक हो जाएंगी। तो आप इसके लिए कोई मैसेज मत करिएगा और कोई पूछने की भी ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है बच्चे, शुरुआत करें। एक बार मैं चैट देख लेता हूँ। छवि, वेरी गुड इवनिंग। गोरक्षनाथ पांडे जी, एनी बेसेंट एंड जिन्ना ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया नागपुर अधिवेशन के बाद, क्यों? मैं इसकी चर्चा में कर देता हूँ अभी। क्यों दिया? क्योंकि वैचारिक समानता नहीं हो रही थी। हिस्टोरिकल मैप की कौन सी बुक ले लें? कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है मंदाकिनी, आपको क्यों लेना है? हिस्टोरिकल मैप की बुक नहीं लिखें। रामू, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हिस्टोरिकल मैप की बुक नहीं लेनी है हमें, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। नेशनल स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या बातें अलग है? उसमें सरकारी स्कूल नहीं होता था, उस समय सरकारी स्कूल तो होता नहीं था। उस समय सरकार के द्वारा जो संचालित स्कूल होगा वह तो होगा नहीं, वह तो समझिए कि प्राइवेट ही टाइप का स्कूल होता था। जो पश्चिमी शिक्षा देने वाला स्कूल था, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा दिया जाता था, वहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ फाइनेंस दिए जाते थे, ऐड दिए जाते थे, यानी कुछ पैसा सहायता दिया जाता था। और कुछ प्राइवेट स्कूल तो उस समय भी चल रहे थे। तो सरकारी स्कूल का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं आया था तो सरकारी ऐड के आधार पर, यानी सरकारी ग्रांट के आधार पर चलने वाला स्कूल था। नेशनल स्कूल का मतलब है कि वहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहाँ पर भारतीय माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और भारतीय पैटर्न को ही फॉलो किया जाएगा। जो भारतीयों के पहले पैटर्न एजुकेशन के रहे थे उसी को फॉलो किया जाएगा। जैसे आगे चल करके आप एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे ना, तो आर्य समाज के नेता को देखते हैं। तो आर्य समाज के नेताओं ने एक गुरुकुल पद्धति प्रारंभ की थी। गुरुकुल, जैसे गुरुकुल कांगरी है हरिद्वार के पास, तो वहाँ पर ये इस पद्धति की शुरुआत की गई थी। वहाँ पर एकदम प्राचीन तरीके से, जैसे वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, वैसे दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर गुरुकुल पद्धति भी नहीं, यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन दिया जा रहा है और इसमें सरकार का कोई फंड नहीं है। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम होगा वह भारतीयों के अनुरूप होगा। एक आपने पूछा कि एनी बेसेंट आदि ने क्यों त्यागपत्र दे दिया था, कि जैसे ही असहयोग का प्रस्ताव रखा गया तो जो पुराने नेता थे उनको लगा कि शायद गांधी जी अलग दिशा में जा रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या गांधी की बातों में स्पष्टता नहीं है। जैसे स्वराज का मुद्दा था, तो जिन्ना ने पूछा भैया ये स्वराज क्या है?
स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये एक शब्द लिख देता हूं आपको कि अगर मैं कहूं यहां पर स्वराज, स्वराज जो शब्द बना है यह बना है स्व। स्व मतलब होता है अपना। राज का मतलब क्या होता है? राज्य होगा, राज्य या राज। इसका मतलब होगा कि यहां पर आपने कहा कि अपना राज्य चाहिए। अपने राज्य का तात्पर्य क्या है? किसका राज्य होगा? कौन गांधी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे, जिन्ना बनेगा, कौन बनेगा, अभी तो कुछ पता नहीं है। और जो भारत है अभी वह आधा ही अंग्रेजों के कब्जे में है, आधा तो देसी रियासतों के कब्जे में है। जिन्ना ने पूछा गांधी जी आप बताओ कि स्वराज का मतलब क्या है? आपने एक शब्द डाल दिया, उसका कोई मतलब आपने समझा नहीं। तो इस बात को लेकर के जिन्ना को स्पष्टीकरण नहीं मिला तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जैसे एनी बेसेंट को मांगते कि वह थोड़ा सा उदारवादी है, यानी सरकार के पक्षधर हो जाती है जब 1919 का अधिनियम लाया जाता है। तो उनको भी गांधी जी की ये बातें अच्छी नहीं लगी कि हम विधानमंडल का बहिष्कार करेंगे। अच्छी बातें तो चित्तरंजन दास को भी नहीं लगी, मोतीलाल नेहरू को भी नहीं लगी, लेकिन उन लोगों ने त्यागपत्र नहीं दिया। लेकिन इन लोगों ने, जो पुराने नेता थे, जो गांधी जी को थोड़ा सा कमतर ही मानते होंगे क्योंकि ये राजनीति तो हमेशा रही ही है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उनको लगा कि शायद गांधी जी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। यहां एक स्वराज देखिएगा, और इसी चैप्टर में जो अभी आप चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज वाला, तो वहां देखिएगा एक टर्म आता है पूर्ण स्वराज का। अभी मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। स्वराज का मतलब क्या होगा, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होगा? पूर्ण मतलब होगा समूचा, और स्वराज का मतलब होगा अपना राज। तो इसका मतलब होगा अपना समूचा राज। समूचा राज्य यानी यहां पर क्या होगा? यहां पर इसका तात्पर्य हो जाएगा पूर्ण, यानी समूचा का राज्य हो गया। अपना समूचा राज्य का मतलब होगा कि ब्रिटिशों से स्वतंत्र राज्य, ब्रिटिशों से स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य हो जाएगा। ठीक है। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि यहां पर अब ब्रिटिश बिल्कुल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर यहां केवल हम स्वराज की बात करते हैं, केवल अगर हम यहां पर स्वराज की बात करते हैं, तो स्वराज की बात करते हैं कि शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाना, भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाना। इसका मतलब है कि ब्रिटिश यहां पर रहेंगे, बढ़ाना। यहां ब्रिटिश रहेंगे, ब्रिटिश ऊपरी स्तर पर शासक बने रहेंगे, भारतीयों को भी उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर देना चाहिए। एक तरह से इसको टेक्निकल वर्ड में कहते हैं कि यह एक डोमिनियन स्टेटस की स्थिति है। यानी ऊपरी स्तर पर जो ऊपर का प्रशासन है ब्रिटिश संभालेंगे, और निचले स्तर पर भारतीयों को भी स्थान दिया जाएगा। तो ये एक बेहतर प्रणाली थी तत्कालिक तौर पर। लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं भारतीयों ने मांग की कि भाई हम अब किसी से संतुष्ट नहीं होंगे, और हमारे लिए अब पूरी तरह से यही जायज रहेगा कि आप भारत छोड़ करके चले जाइए और मेरा राज्य अपना स्थापित हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें यही हो जाएगी। एक शब्द और आएगा आपको, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस शब्द आएगा। स्टेटस का मतलब ये होगा यह स्वराज के बराबर की ही मांग है, स्वराज के बराबर की मांग, जिसमें ऊपरी स्तर पर ब्रिटिश रहते, जिसमें ऊपरी स्तर पर ब्रिटिश शासन करते, ब्रिटिश शासन करते, किसकी भागीदारी से? शासन करते भारतीयों की सहायता से, भारतीयों की सहायता से। एक शब्द यह भी आपको आएगा, सहायता से कर दीजिएगा। एक शब्द यह भी आएगा, डोमिनियन स्टेटस। तो तीनों को याद रखना है, स्वराज क्या है, पूर्ण स्वराज क्या है, डोमिनियन स्टेटस क्या है। ये सारी बातें यहां पर आपको अभी तुरंत चर्चा में आनी है। आज का टॉपिक इसी पर चलेगा, क्योंकि मैं अभी जब टॉपिक में एंट्री करता हूं तो मैं इसको बताऊंगा। ये बातें याद रहेगी। अब देखिएगा एक शब्द और आता है, जैसे शुरुआत के दौर में देखेंगे तो आप और शब्द आता है एक, स्वराज है तो उसी को हम एक शब्द और डाल सकते हैं, या डाल सकते हैं स्वशासन। स्वशासन का मतलब क्या होगा? अपना शासन। अपना शासन मतलब क्या होगा? स्वराज जैसा ही, स्वराज जैसा ही। जैसा स्वराज है, स्वराज मतलब अपना राज्य हो गया, स्वशासन मतलब अपना शासन। बात का मोबेश वही हो रहा है कि स्व मतलब अपना, राज या शासन जो भी कहे। अलग अलग समय पर अलग अलग टर्म दिए जाते रहे हैं भारतीयों के संदर्भ में। एक शब्द और भी अगर डालना चाहे
तो एक और डाल दीजिएगा। जैसे हम कहते हैं उत्तरदायी शासन, एक शब्द और भी आएगा चर्चा में, और वह चर्चा में शब्द आएगा आपका उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रशासन किसके हाथ में हो, प्रशासन जनता से चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में, जनता से चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में हो। ये सब कहीं एनसीईआरटी में नहीं है, ये आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे। चुने गए हाथों में, ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रशासन जनता से चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में हो, प्रतिनिधियों के हाथों में। ये सब हम पॉलिटी में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां सपोर्ट करता है थोड़ा इस बात को, क्योंकि शासन प्रशासन की बात हम लोग हिस्ट्री में थोड़ा ही पढ़ते हैं। पॉलिटी जो बना है खास करके एनसीईआरटी, वो इतना बढ़िया लिखा हुआ है कि मतलब मुझे सबसे अधिक किसी ने प्रभावित किया है तो पॉलिटी ने ही प्रभावित किया। पॉलिटी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर कोई पॉलिटी पर अच्छी पकड़ बनाना चाहता है तो उसको एनसीईआरटी की क्लास बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका आधार बनेगा। कोई बड़ी किताब लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ करके आप आधार नहीं बनाएंगे। जो थिंकिंग प्रोसेस है आपका यहीं से डेवलप होता है। जैसे हिस्ट्री में मैंने कोशिश की है, तो आप बार बार रिवाइज करिएगा नोट्स, क्योंकि 2-4 दिन में मान लो कि ये लाइव क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर से हम क्लास हो सकता है लें, लेकिन दिसंबर के बाद देखेंगे, या दिसंबर से शुरुआत करेंगे। कुछ क्लासेस अगर लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री वाला लिंक हो सकता है तो उसको जरूर एक बार सिलेबस देख करके करेंगे। और नहीं होता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहाँ ये क्लास यहाँ ड्रॉप करेंगे, और चूंकि वहाँ पर आपको पढ़ना ही है वर्ल्ड हिस्ट्री एडवांस पर ही, तो उसको 0 से लेकर के एडवांस तक साथ ही लेके चलेंगे। वहाँ समझना हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे, बाहर का चैट नहीं करेंगे। अभी जो पूछा जा रहा है वह वही चैट करेंगे जो क्लास के अंदर का है। यानी जो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई, तो केवल इसी के बारे में आपको चैट करना है कि हाँ बातें समझ में आ गई, अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं तो। और फिर आगे हम कोर्स की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चे, अपना राज्य होगा स्वराज्य हो गया। राज और राज्य एक ही होगा गोरक्षनाथ जी। राज्य का मतलब राज एक ही होगा। राज्य का मतलब है कि जहां हम अपना शासन करेंगे वही अपना राज्य हो जाएगा। यहाँ टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकली कोई यहाँ पर अंतर नहीं है राज और राज में। ठीक है, एडवांस बैच आएगा, दिसंबर तक आएगा। पहले इसको कंप्लीट करो ना, बैच के चक्कर में मत पड़ो। पहले जो यहाँ दिया जा रहा है उसको सीखा, पहले यहाँ कंप्लीट करो। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, 80% तैयारी आपकी यहीं हो रही है। ठीक है, क्या है, इंडियन फ्रीडम में राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी। इंडियन फ्रीडम में तो थी ना, आप लोग मुझे लगता है कि कहीं और चले गए। जो आपको कहना था गोरक्षनाथ पांडे जी, मैं आपकी आलोचना करूं? मैंने कहा था कि सिर्फ यही बताना है कि बोर्ड की बातें समझ में आई या नहीं। यहाँ अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं करना था। आपको अगर ऐसे सवाल पूछने हैं तो चैट बॉक्स रात में खुलता है, उसमें पूछेंगे। यहाँ पूछना था कि केवल की बातें समझ में आई या नहीं आई जो बोर्ड पर लिखाया गया है। मैंने पहले इंस्ट्रक्ट कर दिया था, नहीं समझ में आती है तो मेरे विचार से क्लास करने की बहुत आवश्यकता आपको ऑनलाइन नहीं होगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ जो आज बात हो रही थी, ये बात हो रही थी यहाँ पर कि चैप्टर हमारा होगा स्वराज के लिए संघर्ष, जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है। और इसमें हम 1919 से लेकर के 1947 तक के भाग को देख रहे हैं। 1919 से लेकर के 1947 तक के भाग को यहाँ पर देखते हैं। यही बातें हमें यहाँ पर आज पढ़नी है। तो एक कालखंड दिया हुआ है कि इस कालखंड में हमें क्या क्या बातें पढ़नी है। इसको ले लेते हैं हेडिंग के ऊपर, स्वराज के लिए संघर्ष 1927 से लेकर के 1947। इसको ले लेते हैं हेडिंग के रूप में। क्या ले लेंगे? स्वराज के लिए संघर्ष 1927 से लेकर के और 1947 तक हेडिंग ले लेते हैं। स्वराज के लिए संघर्ष के लिए संघर्ष, और यह संघर्ष जो होगा वह होगा 1927 से 1947 तक। अब अगर इस बीच की घटनाएं देखें तो अगर कोई नया बच्चा है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये कहना कि 1927 में क्या हो रहा है, 1928 में क्या हो रहा है, फिर 1947 तक जाकर के क्या क्या बातें हुई। ये पूरी तरह से बातें याद करना बड़ा मुश्किल है। और मैं नहीं चाहता हूं कि एक झटके में मैं सारी घटनाओं को लिख दूं कि इस बीच में क्या क्या हमें कवर करना है। मैं उतना आपको लिखाना चाहता हूं कि जितना
आप आज की क्लास में कॉप अप कर पाए। जैसे एक कालखंड लेकर के चलते हैं, मान लो इसको और डिवाइड करते तो 1927 से लेकर के और 1930 तक की घटना, यानी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस भाग को छोटा छोटा काट करके चलेंगे। पहले हम देखेंगे 1927 से 1930 तक की क्या घटनाएं रही, फिर इसी हिसाब से 5-5 साल लेकर के चलेंगे, तब तो याद करना आसान हो जाएगा। अब इतने मतलब कि 17 साल इधर हो गया और 3 18 19 20 साल की घटनाएं इकट्ठा याद करना तो संभव नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 3 साल 5 साल में इसको डिवाइड कर दिया। अगर इस बीच की बात की जाए तो आपको थोड़ा सा यहां पर पीछे वाली क्लास से लिंक करना पड़ेगा कि अभी हमने देखा था कि 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ है। असहयोग आंदोलन क्या अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सका? तो नहीं कर सका, इसलिए कि अचानक से हिंसा फैल गई थी और हिंसा फैलने के कारण यहाँ उस आंदोलन को बीच में ही बंद करना पड़ा। हिंसा कहाँ फैली थी? तो चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो गोरखपुर जिले में है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के, वहां पर यह हिंसा फैल गई थी और गांधी जी ने इसको बारदोली में 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। अब 1922 को जैसे वापस लिया जाता है तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आंदोलनकारियों पर दमन किया जाता है। फिर इसी बीच में हमने देखा स्वराज मूवमेंट शुरू हो जाता है, यानी कांग्रेस का एक वर्ग रचनात्मक कार्यक्रम में जुट जाता है तो एक वर्ग स्वराज संघर्ष करता है, यानी विधानमंडल में जाकर के अपनी भागीदारी निभाता है। इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस संगठन बिखरता चला गया। अगर एक रूप कार्य कर रहा होता, यानी सब लोग अगर विधानमंडल में ही चले जाते तो बात अलग होती, या सब लोग रचनात्मक कार्य में ही चले करने लगते तो बात अलग होती। तो 22 के बाद हम क्या देखते हैं कि आंदोलन थोड़ा सा बिखरने लग जाता है। कांग्रेसी जो थे, जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, उसमें आपसी मतभेद उभरता है। ये बात ठीक है कि गांधी जी की पहल के कारण यह मतभेद विभाजन में नहीं बदला, लेकिन मतभेद तो है, और इस मतभेद के कारण आंदोलन थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। तो एक समय जब हमने प्रचंड तरीके से अपने आप को संगठित कर लिया था इस उत्साह में, क्या अगले 1 साल में हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है या हमारा स्वराज आने वाला है, और अचानक से अब देखते हैं कि अपने हाथ में जीरो है, कुछ नहीं है, तो फिर युवाओं में असंतोष उत्पन्न होगा। और इसी बीच में अगर देखेंगे तो वैश्विक घटना भी, विश्व की घटनाएं भी भारत को भी प्रभावित कर रही थी, क्योंकि 1917 में एक क्रांति होती है, एक रिवॉल्यूशन होता है, भारत में नहीं बल्कि भारत का जो बगल का देश है रूस, सोवियत रूस, वहां पर एक रिवॉल्यूशन होता है। और रिवॉल्यूशन का मतलब था वहां पर मार्क्सवादी पार्टी सत्ता में आती है। मार्क्सवादी पार्टी का मतलब क्या है कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में आती है जो किसानों और मजदूरों की पार्टी मानी जाती है, किसानों और मजदूरों के हितों की बात करने वाली पार्टी मानी जाती है। और वह कहती है पार्टी कि पूंजीवादी जो लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनसे हम संसाधनों को छीन लेंगे। अब देखिए, समाज में असमानता तो है, अभी भी आप देखेंगे कि एक बहुत अधिक अमीर वर्ग है और एक बहुत अधिक गरीब वर्ग है। समाज में असमानता तो उस समय भी थी, अब भी है, अब तो और भी बढ़ गई है। तो समाज में जो ये असमानता है, अमीर और गरीब की जो खाई है, इसको लेकर के बहुत सारे नेता बड़े नाराज होते रहे, उनको बड़ा दुख होता रहा है कि भाई कोई गरीब है तो इतना गरीब है, अमीर है तो इतना अमीर है, तो कैसे ये दूर होगा, अमीरी और गरीबी की खाई कैसे दूर होगी। तो बहुत सारे नेता अलग अलग तरीके से सोचते हैं। मैंने बताया था जैसे कि गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं, अमीरों को हम कहेंगे कि भाई साहब आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप थोड़ा सा मुझे दे दीजिए पैसा ताकि मैं गरीबों को देख सकूं। और गरीबों को पैसा अगर दे दिया, यानी गरीबों के जीवन के स्तर को थोड़ा सा उठा दिया अमीरों से पैसा लेकर के, तो दोनों का इक्वल हो सकता है जीवन स्तर। जवाहरलाल नेहरू कहते ना, ऐसा नहीं करेंगे, हम गरीब अमीरों से क्यों पैसा मांगे, हम गरीबों को ही इतना पैसा दे देंगे कि दोनों बराबर हो जाए, फिर गरीब कोई रहेगा नहीं। और इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस के द्वारा शुरुआत से ही जब सरकार में नेहरू जी आते हैं तब से गरीबी उन्मूलन के लिए प्रायोरिटी रही, लेकिन गरीबी उन्मूलन आज तक नहीं हो पाया। इसका मतलब वह सिद्धांत ही तकनीकी रूप से गलत था कि हम गरीबों को एम्पावर्ड कर देंगे। जब गरीबों को एम्पावर्ड करेंगे तो अमीर अपने आप एम्पावर्ड हो जाता है। ये टेक्निकल बात थोड़ा लिंक करके समझिएगा आपको इकोनॉमी से। अगर गरीबों को सरकार एम्पावर्ड करने की कोशिश करती है तो अमीर कैसे एम्पावर्ड हो जाएगा, इस बात को समझिएगा कि अमीर ऐसे एम्पावर्ड हो जाएगा
कि गरीबों को आप क्या कहते हैं कि चलिए पैसा दे देते हैं, गरीबों को दे दिया, गरीबों को मान लो कि हर गरीब के खाते में 1-1 लाख रुपया दे दिया, संतुष्ट हो गए। आप सुनिएगा जरा भी समाजवादी विचारधारा कैसे ड्वेलिज्म का शिकार हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम गरीबों को पैसा दे देंगे ताकि वो भी अमीरों के बराबर जीवन स्तर जी सके। तो चलिए लिया, गरीबों को 1-1 लाख रुपया महीना हमने देना शुरू किया। तो पैसे की क्या महत्ता है? पैसा केवल जमा करने के लिए तो नहीं होता है, पैसा तो उपभोग करने के लिए होता है। यानी पैसा अगर आएगा तो आप नए संसाधनों को जुटाने की कोशिश करिएगा। अभी हम अगर अच्छे संसाधनों को नहीं जुटा पा रहे हैं तो क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता है। हमें बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें बहुत बड़ा घर चाहिए, हमें बहुत अच्छे कपड़े चाहिए, नहीं, ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं। तो पैसा हमने दे दिया, तो अब आप क्या करिएगा? वही इच्छा पूरी करिएगा, गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, या जो भी कपड़े होंगे वो खरीदेंगे, लग्जरियस गुड खरीदेंगे। जो अभी आप नमक रोटी खा करके सेटिस्फाइड है, आप जाके बड़े बड़े होटलों में खाने लगेंगे। ये बड़े बड़े होटल, गाड़ी का फैक्ट्री, कपड़े का फैक्ट्री कौन खोल करके बैठा है? अमीर आदमी बैठा हुआ है। तो प्रकारांतर से गरीबों का पैसा अमीरों के पास जाएगा, यानी जितना आप पैसा खर्च करेंगे अमीर आदमी उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा। होगा या नहीं होगा? और यह भी तो हमें देखना होगा कि क्या उससे मुद्रास्फीति तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी। आप देखिए कि अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे तो 1 रुपया जो भारत का है उसका वैल्यू वहां पर 2000-5000 रुपए का होता है। आप बगल में पाकिस्तान में देखिए, 1 रुपया जो भारत का है वो पाकिस्तान में 250 रुपये के बराबर का है। तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी तो फिर अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं। समाजवादी विचारधारा में बड़ा ड्वेलिज्म है। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि समाजवादी विचारधारा इस काल में जो मार्क्सवादी विचारधारा के तहत आगे बढ़ रहा है, यानी रूस में एक मार्क्सवादी क्रांति हुई है, मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर क्रांति हुई है, जो यह मानता है कि समाज में सबको हम बराबर करेंगे, अमीरों का पैसा छीन करके गरीबों को दे देंगे। इस टाइप की बातें समाज के लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। यही कारण है कि हम अपराधियों को भी चुनाव जिता देते हैं। अभी आप देखेंगे कि ना जाने कितने अपराधी तत्व चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, और जन समर्थन से जीतते हैं। तो अपराधी मानसिकता वाले व्यक्ति को हम क्यों वोट डालते हैं? इसलिए डालते हैं कि वो तुरंत हमारे लिए न्याय उपस्थित कर देते हैं। अगर आप थाने में जाइएगा तो आप ही को लूट लेगा, और उस अपराधी महाराज के यहाँ जाएंगे, उनके घर पर जाएंगे कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि आपको जो परेशान कर रहा है उसको खींच करके लाएगा, या तो गोली मार देगा या फिर उसको बड़ी पिटाई करेगा और कह देगा कि इस गरीब व्यक्ति को परेशान मत करना। ये बातें समाज को बड़ी अच्छी लगती है। तुरंत न्याय वाली बातें जो है वो बड़ी अच्छी लगती है समाज को। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं जो तुरंत हमें न्याय दिलवा देता है, और तुरंत न्याय प्राप्त करने के लिए हम लोग भी मारपीट करने लग जाते हैं। भरोसा ही सिस्टम पर नहीं रह जाता है। तो जब यहां रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, यानी रूस में क्रांति हुई, तो भारत के युवाओं को भी लगा कि अरे यही चीज है जो भारत को भी करना चाहिए। यहां पर भी हम अमीरों का धन छीनेंगे, गरीबों को दे देंगे। गांधी जी क्या है? गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा करो, सत्य का पालन करो। भला ये सत्य और अहिंसा का पालन होगा कैसे? किसी ने किया है आज तक जो मैं कर पाऊंगा? जिसको सत्य और अहिंसा पर विश्वास नहीं होता वो यही सोचते हैं। गलत नहीं होते, लेकिन उनको उनकी शक्ति का पता नहीं होता है। तो यहां पर युवाओं में एक असंतोष सा उत्पन्न होता है कि अगर हम असहयोग आंदोलन को फेल होते देखते हैं तो युवा वर्ग थोड़ा असंतुष्ट होता है। असंतुष्ट होता है तो एक नई नई विचारधारा को प्राप्त करना चाहेगा। युवाओं का जोश ही अलग होता है। तो उस जोश के तले हम क्या देखते हैं कि कुछ नई प्रवृत्ति राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ जाती है। यह आंदोलन केवल गांधी जी का आंदोलन इसके बाद नहीं रहता है, बल्कि नई नई चीजें यहां पर जुड़ जाती है 1927 के बाद, या 1922 के बाद ही कह सकते हैं कि नई नई चीजें जुड़ती चली जाती है। उन्हीं नई चीजों का वर्गीकरण अभी हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में, और पहला भाग इसी पर रहेगा। जब तक ये चलेगा तब तक चलाएंगे। अगर 2 घंटे चलेगा 2 घंटे करेंगे, पहले खत्म हो जाएगा पहले करेंगे। ठीक है, 1930 तक की घटनाओं को देखते हैं कि क्या क्या घटना यहां पर घटित हुई है राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य और उन नई प्रवृत्तियों के साथ। एक बार आप चैट फिर से करिए, एक बार कंफर्म करिए कि जो मैंने अभी वर्बली बताया कुछ बातें पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, क्योंकि वही बातें मैं अभी लिखने जा रहा हूं थोड़ी देर में। अगर हमने समझ लिया है बातों को तो फिर जो लिखी हुई बातें हैं वो समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि ये है बड़ा क्रिटिकल। हम लोग एडवांस लेवल पर ही जाकर के इसको पढ़ते और समझते हैं।
पैसा महंगाई कम करने वाली बात हो गई मंजू, ये तो सही है नहीं, ऐसा संभव है क्या? आय दान आंदोलन चलाकर खत्म नहीं किया जा सकता है। नहीं नहीं, आय दान क्या होता है सिखाया जाता, नहीं समझ पाए। ठीक है अर्चना, क्लियर है गुरु अजीत जी? चलिए अब यहां से देखते हैं कि इस कालखंड में, जिस कालखंड की बात हो रही है 1927 से लेकर के 1930 तक, क्या क्या बातें होती है और किन बातों पर हमें बेहतर तरीके से समझ विकसित करने की आवश्यकता हो। बढ़िया से करिएगा, क्योंकि आगे चल करके यही बातें तो पढ़नी है। अरे हिस्ट्री क्या है, बात बनाना है, लेकिन सीक्वेंस में बात बनाना है, तर्क के साथ करना है, कुतर्क नहीं देते, क्रम को समझते हैं। 27 से लेकर के 30 तक की घटनाएं देखें तो राष्ट्रवादी आंदोलन में नई प्रवृत्ति देखी गई। राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्ति आई, आंदोलन में नई प्रवृत्ति जुड़ी। प्रवृत्ति जुड़ी क्यों? प्रवृत्ति जुड़ी क्योंकि 1922 के असहयोग आंदोलन की असफलता ने युवाओं को निराश कर दिया। असफलता ने युवाओं को क्या कर दिया था? युवाओं को निराश कर दिया था। युवाओं को निराश कर दिया था। तो नई प्रवृत्ति क्या आती है? नई प्रवृत्ति कई रूपों में आती है। एक आती है कम्युनिस्ट आंदोलन का विकास। कम्युनिस्ट आंदोलन यानी मार्क्सवादी आंदोलन का विकास। मार्क्सवादी आंदोलन का विकास। अब ये मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट क्या होता है? मार्क्सवादी आंदोलन का विकास। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरा जो हो जाएगा, विकास हो गया, दूसरा हो जाएगा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हो जाएगा। यानी यहां पर लोग फिर से बम और हिंसा की बात करने लग जाते हैं। नई प्रवृत्ति क्या आई? कम्युनिस्ट यानी मार्क्सवादी आंदोलन का विकास यहां पर हो जाता है और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हो जाता है। अब ये जरा ये समझते हैं कि जो मार्क्सवादी आंदोलन है, तो मार्क्सवादी आंदोलन का मतलब है कि एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स। अगर कहीं जगह हो, यहां मैं लिख देता हूं, मार्क्सवादी का मतलब क्या होता है? मार्क्सवादी का मतलब होता है कार्ल मार्क्स नामक चिंतक के विचारों से प्रभावित जो होगा या प्रभावित लोग जो होगा, वो क्या कहलाएगा? मार्क्सवादी कहलाएगा। मार्क्स अकेले नहीं है, मतलब एक शब्द है, पूरा नाम है इसका। कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी जो अभी यूरोप में है, यहां के रहने वाले थे और यहां से फिर ये लंदन जाके रहने लग जाते हैं। इनकी विचारधारा क्या है, इसको तो हम आगे पढ़ पाएंगे, यहां पर तो नहीं दिया है। लेकिन यह माना गया है कि मार्क्स ने माना कि जो मजदूर वर्ग है, इन्होंने किसानों को नहीं कहा। किसानों को कहा भाई इसके पास तो थोड़ा बहुत सामान है, खाने पीने का, भूमि है, चाहे जैसे भी हो, ये अपना साधन तो जुटा ही लेता है। इन्होंने किसानों के बारे में नहीं कहा। इन्होंने पहले कहा कि मजदूर वर्ग जो है, जो फैक्ट्री में काम करता है, वह संसार का सबसे पीड़ित व्यक्ति है, क्योंकि वह रोज कमाता है, रोज खाता है, और मजदूर जितना काम करके मालिक को देता है, उसका बहुत कम हिस्सा उसे मेहनताने के रूप में मिल पाता है। मजदूर जो काम करता है, उसका असल फायदा मालिक को मिलता है, और मालिक मजदूरों को उसके बदले कुछ नहीं देता है, शोषण करता है। इन्होंने कहा, एक नारा दिया कि दुनिया भर के मजदूरों अगर एक हो जाओ तो ऐसे शोषण को हम रोक सकते हैं। मजदूर क्या करेगा कि फैक्ट्री पर कब्जा कर लेगा, और सभी देशों में ऐसा होगा, अपना शासक बनाएगा, और अपना शासक क्या करेगा? जो संसाधनों का वितरण है वह समान रूप से करेगा। अगर इसके लिए हिंसा भी करनी पड़ी तो कोई मैटर नहीं करता है। यह विचारधारा मोटे तौर पर मार्क्स की है। मार्क्स की केवल यही विचारधारा नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको केवल सिंपल तरीके से बता दिया कि मार्क्स यह चाहता है
कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, फैक्ट्री पर कब्जा कर लो, देश पर कब्जा कर लो, संसाधनों पर कब्जा कर लो, अपनी सरकार बनाओ, पूरे विश्व में एक ही सरकार बनाओ जो मजदूरों की सरकार होगी, और फिर वह मजदूरों की सरकार सभी गरीबों के लिए काम करेगी। ये मोटे तौर पर इन्होंने कहा। ये बातें सबको अच्छी लगने लगी, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगने लगी जो जिनका विचार दृढ़ नहीं था। इसको हम कम्युनिस्ट आंदोलन क्यों कहते हैं? जैसे एक हमने शब्द डाला मार्क्सवादी विचारधारा, तो कार्ल मार्क्स के आधार पर हो गया। इसको हम कम्युनिस्ट क्यों कहते हैं? तो जो मार्क्सवादी पार्टी है वह एक कम्यून बनाता है। कम्यून मतलब लोगों का एक समूह बनाता है, कम्यून उसको कहते हैं। तो कम्यून शब्द से ही कम्युनिस्ट शब्द बना हुआ है। जो कम्यून में रहता है, उस समूह में रहता है, उसको कम्युनिस्ट कहा जाता है। उसी को हिंदी में हम साम्यवादी कहते हैं। साम्य मतलब समता यानी समान हो गया। साम्य मतलब क्या होगा? समान। समानतावादी को हम संक्षेप में साम्यवादी कह देते हैं। इसलिए अगर आपको शब्द कहीं सुनने को मिले कि अगर कहीं शब्द यह आए मार्क्सवादी, अगर मिले साम्यवादी, अगर मिले आपका कम्युनिस्ट, तब क्या हो जाएगा? एक ही बराबर। सभी क्या है? सभी एक ही है, एक ही है। सब कुछ क्या है? एक। चाहे मार्क्सवादी कहें, साम्यवादी कहें, कम्युनिस्ट कहें, तीनों अलग अलग समय पर एक ही चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा यहां पर कि राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्ति जुड़ी, क्योंकि 1922 के आंदोलन, असहयोग आंदोलन की असफलता ने युवाओं को निराश कर दिया था। और नई प्रवृत्ति क्या रही? तो कम्युनिस्ट आंदोलन का विकास होता है और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का भी विकास होता है। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का मतलब है कि अब युवाओं को लगा कि जब तक फिर वही अंग्रेजों की हत्या नहीं करेंगे, तब तक भाई अंग्रेज छोड़ करके यहां से जा नहीं सकते हैं। अहिंसक आंदोलन से कुछ होने से रहा, इसलिए अब फिर से बम पिस्तौल की राजनीति शुरू कर दी जाएगी युवाओं के द्वारा। कुछ युवाओं का समूह क्या करेगा? युवाओं का एक समूह क्या करेगा? युवाओं का एक समूह छात्रों को संगठित करेगा। समूह क्या करेगा? छात्रों को संगठित करेगा। क्योंकि करेगा ताकि छात्र शक्ति के आधार पर मांग मनवाई जा सके, आधार पर सरकार से अपनी मांग मनवाई जा सके, सरकार से अपनी मांग मनवाई जा सके। जैसे अपनी मांग मनवाई जा सके, जैसे अभी आप देखेंगे कि जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसके खिलाफ छात्रों ने एक आह्वान किया है कि सभी लोग परसों यानी 11 तारीख को आयोग के कार्यालय को घेरेंगे या उनसे मेमोरेंडम देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित होंगे। अब अगर बड़ी संख्या में हजारों हजार छात्र उपस्थित हो जाते हैं तो एक प्रेशर तो पड़ता है, सरकार के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था के भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जा सकती है, क्योंकि भीड़ का फायदा दूसरे लोग भी उठा लेते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर युवा नाराज है तो सरकार को लगता है कि मेरे वोट बैंक की भी बात है और मेरे सत्ता संचालन में किसी कमी को प्रकाशित किया जा रहा है, इसलिए सरकार सचेत हो जाती है। और प्रायः देखा गया है कि सरकार ऐसी मांगों के सामने झुक भी जाती है या उनकी वैध मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार भी हो जाती है। इस समय हम क्या देखते हैं कि बड़े पैमाने पर छात्र संघ का निर्माण किया जाने लगा। यही बातें लिखी जा रही हैं। युवाओं का एक समूह छात्रों को संगठित करेगा ताकि छात्र शक्ति के आधार पर सरकार से अपनी मांग मनवाई जा सके। एक समूह क्या करेगा? एक समूह अब स्वराज के स्थान पर क्या करेगा? स्थान पर स्वशासन की मांग करेगा, स्वशासन की मांग करेगा। एक समूह क्या करेगा? स्वराज के स्थान पर स्वशासन की मांग करेगा। मोटे तौर पर यही घटना हमें 1927 से लेकर के 1930 के मध्य पढ़नी है। इन्हीं सभी प्रवृत्तियों को हमें पढ़ना है, जिसको मैंने पहले से पीडीएफ बना के रखा है।
चूंकि मैंने सारा जितना भी पढ़ाना था, जो भी टॉपिक यहाँ अंदर अब डिस्कस होने वाला है, सबकी मैं व्याख्या कर चुका हूँ। अब मैं लाइन बाय लाइन इसको समझाता चलूँगा, जो मैंने अपनी भाषा में आपके लिए लिख करके रखा है, तो मैं लिखने से बच जाऊँगा और आपको समझने का अधिक मौका मिल जाएगा। ये बातें हमें अभी यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। मार्क्सवादी, एकल मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं, ये सब क्या है, एकल वगैरह मत सोचिए, इतना नहीं, इतना नहीं हम सोचेंगे। एकल मार्क्सवादी क्या होगा, ये सब आप कुछ अलग ही सोच पा रहे हैं। एकल मार्क्सवादी सिद्धांत क्या होगा, ये निश्चित है। एकल मार्क्सवादी सिद्धांत, आप शब्द गलत डाल रहे हैं, या तो आप कुछ कहना चाहते हैं, वो बातें स्पष्ट नहीं हुई। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ज़्यादा एंट्री नहीं करेंगे अंदर में, मार्क्सवादी को खोदने लगेंगे तो मार्क्सवाद समझिए कि ऐसा है, एक उसमें एक शब्द और आता है आगे चल करके, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक ही समाजवाद है, उसमें मार्क्सवाद भी हमें पढ़ना होता है, बढ़िया से पढ़ना होता है। बहुत सारे और नेताओं की चर्चा करनी है, जैसे एंजल्स की चर्चा करनी है, लेनिन की चर्चा करनी है, स्टालिन की चर्चा करनी है, माओ की चर्चा करनी है, फ्रेडरिक एंजल्स की बात मैंने कही। फिर आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे विद्वान इसमें आ जाते हैं। केवल मार्क्स की चिंता नहीं करें, क्योंकि एक पूरा टॉपिक ही आपके सिलेबस में है, जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है, उसमें एक पूरा का पूरा टॉपिक ही है समाजवाद। समाज के अंदर ही मार्क्सवाद का पॉइंट आ जाएगा। तो जब वहाँ खोदने लगेंगे तो फिर बहुत अधिक खुदाई हमें करनी पड़ जाएगी, तो उस पचड़े में अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अधूरी जानकारी लेने का क्या फायदा है। जब मैं मार्क्सवाद पूरा पढ़ाऊंगा, समाजवाद पढ़ाऊंगा, तो मार्क्सवाद भी, गांधीवाद भी, नेहरूवाद भी सब समझेंगे आप, पूरा विश्वास है मुझे, जैसे अभी तक आपने किया है। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पीडीएफ के माध्यम से कि क्या क्या बातें डेवलप होती चली गई, उसे जरा पीडीएफ के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो नई प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है वह किस प्रकार की प्रवृत्ति रही। राष्ट्रीय आंदोलन के नए तत्व क्या रहे हैं, जरा इसको देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन यानी नई शक्तियों का आविर्भाव होता है कि 1927 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन फिर से खड़ा होने लगा और इस वर्ष से कांग्रेस में ऐसे नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा जो मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा के समर्थक, इसलिए मुझे वहां समझाने के लिए समय लगाना पड़ा, क्योंकि ये बातें यहां अगर शब्द आती तो फिर हम रुक जाते, यानी क्लास रुक मतलब इंटरप्ट हो जाता, फिर हम पहले ये समझाते फिर आगे बढ़ते, फिर क्लास जिगजैग हो जाता। अब मैं आशा करता हूं कि समझ पा रहे होंगे कि मार्क्सवादी समाजवादी की क्या बात हो रही है। 1927 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन फिर से खड़ा होने लगता है और इस वर्ष से कांग्रेस में ऐसे नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा जो मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। समाजवादी मूल विचारधारा है, मार्क्सवाद उसका एक पार्ट हो सकता है। मार्क्सवादी प्रभाव वाले नेताओं में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी आ जाते। अब देखिए, ये दोनों कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, लेकिन इनके ऊपर भी मार्क्सवाद हावी होने लगा, जबकि इनके साथ एक बहुत अच्छा समाजवादी नेता है, गांधी जी। देखिए, समाजवाद क्या है, एक विचारधारा है जो समाज में समानता की बात करता है, लेकिन इसके तरीके अलग अलग होंगे। ये शायद मैंने कल एक बार बताया था, आपको नहीं बताया था या मुझे याद नहीं आ रहा किस क्लास में बताया था, तो यह देख लीजिएगा। समाजवाद क्या है, समाजवाद मूल है। समाजवाद क्या है, एक विचारधारा है, एक विचारधारा है जो क्या कहता है, जो समाज में संसाधनों का समान बंटवारा चाहता है, संसाधनों का समान बंटवारा चाहता है। बस एक विचारधारा सिंपल है जो कहता है कि समाज में जो संसाधन है वह तो उसका बंटवारा समान रूप से हो। इसके अनेक पार्ट हैं, इसके हम क्या देखेंगे, इसके अनेक भाग हैं, अनेक भाग हो सकते हैं, क्योंकि समाजवाद को प्राप्त करने का, समाजवाद की स्थिति को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कि स्थिति को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे इसकी हम धारा देखें तो कई धाराएं प्रभावित होगी। एक हो जाएगा आपका मार्क्सवाद। विचारक कौन हो जाएंगे, विचारक जो हो जाएंगे वो हो गए मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स हो जाएंगे।
दूसरा अगर हम देखें तो हो सकता है आपका गांधीवाद, बहुत प्रमुख समाजवादी विचारधारा है और विचारक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे गांधी जी हो जाएंगे। गांधी जी ने अपनी समाजवादी अवधारणा रखी है। तीसरा हम देखते हैं लेनिन हो सकता है, लेनिनवाद। इसका विचार क्या होगा, विचारक जो होगा वह हो जाएगा लेनिन हो जाएगा। लेनिन कौन है, रूस के राष्ट्रपति, पहले थे रूस के राष्ट्रपति। फिर हम देखते हैं और आ सकता है आपका स्टालिनवाद हो सकता है, स्टालिनवाद हो सकता है। विचारक कौन हो जाएगा, विचारक हो जाएंगे स्टालिन। स्टालिन भी क्या है, रूस के राष्ट्रपति। सबकी विचारधारा अंतर में आ गया। रूस के राष्ट्रपति, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, यह भी एक अलग विचारधारा को लेकर चलते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक हो सकता है नेहरूवाद। विचारक कौन हो जाएंगे, विचारक होंगे आपके JL नेहरू, छोटा मैं लिख देता हूं। और लास्ट में अगर हम देखें एक हो जाएगा आपका माओवाद। माओवाद का विचारक कौन हो जाएगा, विचारक हो जाएगा माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग होगा और यह होगा चीन का राष्ट्रपति। चीन का राष्ट्रपति या विचारक कह सकते हैं, राष्ट्रपति या विचारक हम कह सकते हैं। अब देखिए, एक समाजवाद की अवधारणा के कितने पार्ट हो सकते हैं। क्यों, कि अवधारणा यह है कि संसाधनों का समान वितरण हो, लेकिन संसाधनों का वितरण समान कैसे होगा, किस रास्ते से होगा, उसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके बताए। इसकी वजह से उसकी अलग अलग धाराएं या उसकी ब्रांचेज अलग अलग स्थापित हुए। समाजवाद कैसे स्थापित होगा, मार्क्सवाद ने अलग तरीके से कहा, मार्क्स ने कहा अलग। समाजवाद कैसे स्थापित होगा, गांधी जी ने अलग तरीके से कहा। समाजवाद कैसे स्थापित होगा, लेनिन ने अलग तरीके से कहा, स्टालिन ने अलग तरीके से कहा, नेहरू जी ने अलग तरीके से कहा, माओवादी ने यानी माओ त्से तुंग ने अलग तरीके से कहा। आप भी कह सकते हैं, आप भी चिंतक बन सकते हैं कि समाजवाद यानी संसाधनों का समान बंटवारा कैसे होगा। या तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं या अपनी विचारधारा दे सकते हैं, और अगर स्वीकृत हो गया तो आप भी समाजवादी चिंतक माने जाएंगे। आप देखेंगे एक समाजवादी पार्टी स्थापित होता है ना, उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख दल है समाजवादी दल, नाम सुना है आपने। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, अखिल भारतीय कांग्रेस है, वैसे ही एक समाजवादी दल देखते हैं। तो समाजवादी दल नाम क्यों रखा है, क्योंकि वह भी समाजवाद की स्थापना करना चाहता है और वह अपने तरीके से स्थापना करना चाहता है। यह बात अलग है कि नाम हम अपना रख लें मर्यादा पुरुषोत्तम, हम क्या लिख लेते हैं, अपना नाम लिख लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, नाम रख लिए राम। काम है विभीषण जैसा। नाम रखने से नहीं होता है, लेकिन नाम रखा इसलिए जाता है क्योंकि उसका उद्देश्य वही होता है, या उस उद्देश्य से ही वह पार्टी गठित होता है। यह बातें क्लियर हुई। विचार समाजवाद एक लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पार्टियां यहां पर बन जाती है, बहुत सारे चिंतक बन जाते हैं। हमने क्या देखा, 1927 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन फिर से खड़ा होने लगा। इसी वर्ष से कांग्रेस में ऐसे नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा जो मार्क्सवादी समाजवादी पार्टी विचारधारा के समर्थक थे। मार्क्सवादी प्रभाव वाले नेताओं में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस प्रमुख थे। ये दोनों यंग हैं, इनके ऊपर तुरंत प्रभाव पड़ गया, आपके ऊपर भी पड़ेगा। एक समय मैं भी प्रभावित हो गया था मार्क्सवाद से, और उसी चक्कर में मेरा एक मेंस निकल गया था। मतलब जब मैं मुख्य परीक्षा दे रहा था यूपीएससी का, तो एक मुख्य परीक्षा मेरा इसी विचारधारा के आधार पर खराब हो गया था, क्योंकि जो टीचर मुझे पढ़ा रहे थे, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं हमेशा आपको न्यूट्रल रहने के लिए कहता हूं, लेकिन टीचर उस समय भावावेश में आ गए, या उन्होंने इस प्रकार से बताया। उन्होंने नहीं कहा कि आप मार्क्सवादी बन जाइए, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से बताया तो मुझे मार्क्स की थ्योरी इतनी अच्छी लगने लगी कि मैंने पूरा कॉपी में जाकर के उसको, अपने यूपीएससी की कॉपी में पूरा मार्क्सवादी अप्रोच से मॉडर्न हिस्ट्री लिख दिया। मॉडर्न हिस्ट्री लिखते ही, मतलब उसमें ऑप्शनल हुआ करता था, और फिर ऑप्शनल तो अभी भी यूपीएससी में होता है, फिर क्या हुआ, पेपर ही पूरा खराब हो जाता है। तो आपको विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ने देना है, आप सोचते रहिए, थिंकिंग करिए, लेकिन आपको न्यूट्रल रहना है। तो हमने क्या देखा कि मार्क्सवादी प्रभाव वाले नेताओं में जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस प्रमुख थे।
इस काल में पूरे देश में छात्रों में भी राष्ट्रवादी भावना का उभार आ रहा था और इसके ही प्रभाव से तथा संपूर्ण देश में संपूर्ण देश में छात्र संगठन बनने लगे, यानी छात्रों के संगठन बनने लगे। छात्र भी अपना संगठन उसी प्रकार से बना रहे हैं जैसे राजनीतिक पार्टी बन रहा है, जैसे मजदूरों की पार्टी बन रहा है, इस तरह से। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या होता है यहां पर। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का आयोजन पहली बार यहां होता है। प्रथम अखिल बंगाल का मतलब क्या हो गया? पूरे बंगाल। अखिल मतलब होता है होल, अखिल से हम कहेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस, यानी पूरे भारत का कांग्रेस हो। अखिल बंगाल कांग्रेस का मतलब क्या हो? पूरे बंगाल का कांग्रेस हुआ। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का आयोजन 1928 में होता है और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, इसमें युवा नेता है। क्वेश्चन यहां से बनेगा क्योंकि ये कहीं पर भी आपको फैक्ट्स दूसरे जगह मिलता ही नहीं है, यहीं पर मिलेगा कि प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का आयोजन 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ और इससे पहले 1926 में ही भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा नामक एक संगठन का निर्माण किया जा चुका था। इसलिए किया जा चुका था क्योंकि छात्र अब जागरूक हो रहे हैं, अपने संगठनों का निर्माण कर रहे हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन इस समय देश में प्रारंभ होता है। अब आपको पता होगा कि कम्युनिस्ट का मतलब क्या है। कम्युनिस्ट वही मार्क्सवादी है, वही उसी विचारधारा को लेकर के यहां पर भी अब पार्टी बनाना चाहते हैं जिस विचारधारा को लेकर के रूस में ऑलरेडी क्रांति हो चुकी है। कम्युनिस्ट आंदोलन भारत में आता है 1917 में। सफल रूसी क्रांति ने विश्व भर में मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया और इसके प्रभाव से इस काल में देश भर में कम्युनिस्ट पार्टियां स्थापित होने लगी। जैसे विदेशों में कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई थी, इसी प्रकार से देश भर में ही हो चुकी है। हाँ शिवांगी, एक बार मैं मार्क्सवादी बन गया था। मार्क्सवाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। विचारधारा का प्रभाव पड़ जाता है ना। अब मैं गांधीवादी, एक्चुअल में क्या है कि पीएचडी के बाद मैं गांधीवादी बन चुका हूं। इसके प्रभाव से इस काल में देश भर में कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना होने लगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, चूंकि मैंने टाइप किया है, थोड़ा सा मुझसे कभी कभी एरर हो जाता है। स्थापना होने लगी। रूसी क्रांति ने युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित किया। युवा वर्ग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। रूसी क्रांति ने युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित किया था और ऐसे युवा भी कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ते चले गए जो गांधी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते थे। गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखना सबके बस की बात नहीं है। मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखना सबके बस की बात है, मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने दोनों विचारधारा का अच्छे खासे तरीके से अनुपालन किया है। गांधीवाद का तरीका यानी गांधीवादी तरीका, जिसको हम सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का तरीका कहते हैं, ये सबके पल्ले नहीं पड़ सकता है। ये यही कारण है कि अभी भी देखेंगे कि युवाओं में भी गांधीवाद की समझ बिल्कुल जीरो है। बहुत कम लोग गांधी जी को समझ पाते हैं क्योंकि उनके किसी चीज के बारे में उनको पता ही नहीं है। सिर्फ गांधी जी का नाम जानते हैं, अगर जन्म तिथि पूछ दे वो भी नहीं बता पाए। और ऐसे लोग यहाँ गांधीवादी बनकर के घूम रहे हैं। गांधीवाद को समझना वाकई मुश्किल था। तो उस समय के युवाओं को भी गांधीवाद की समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मार्क्सवाद का रास्ता पकड़ा। यानी युवा जो असंतुष्ट है वो मार्क्सवादी की विचारधारा की तरफ मुड़ते हैं। प्रमुख कम्युनिस्ट नेता इसमें कौन होते हैं? मानवेंद्र नाथ राय हैं, जिनको हम MN राय कहते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले सदस्य पहले भारतीय थे। यह भी क्वेश्चन आएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मतलब क्या है? कि एक ऐसा संगठन जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए सोच रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति के लिए सोच रहा है। तो सभी देश के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था और भारत का सौभाग्य रहा कि भारतीय इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो बहुत बड़ा संगठन है, बहुत प्रतिष्ठित संगठन है, उसमें MN राय को भागीदारी दी जाती है। 1920 में ही MN राय रूस में भारत के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन का संगठन कर रहे थे और वहीं इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नामक एक संगठन भी बना लिया था। 1920 में ही स्थापित कर लिया था। ध्यान रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से 2 बार संगठन स्थापित हुआ है। एक बार भारत से बाहर रूस में 1920 में और फिर 1924 में हम भारत में भी देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित होता है। 1920 से ही ये रूस में भारत के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन का संगठन कर रहे थे और वहीं इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना कर दी। अन्य कम्युनिस्ट नेता जिनका नाम यहां पर NCERT में दिया है, वैसे बहुत सारे नेता हैं। अन्य जो कम्युनिस्ट नेता होंगे कौन कौन है? मुजफ्फर अहमद हैं,
श्रीपद अमृत डांगे हैं। इन्हें सरकार ने 1924 में कम्युनिस्ट गतिविधियों के संचालन का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया और इन पर एक कॉन्स्पिरेंसी केस चलाया गया, कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस, जिसको हम कहते हैं कानपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। यानी इन्होंने कहा, इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप लोग सरकार के खिलाफ काम कर रहे हो, यानी सरकार गिराने के लिए, सरकार को अस्थिर करने का आप काम कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर एक षड्यंत्र केस लगाया गया, जो कि कानपुर में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए इसको कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस कहते हैं। जहां पर भी कोई घटना होती है उसी नाम पर उसको हम कॉन्स्पिरेंसी, मतलब उसी को केस का नाम दे देते हैं। 1925 में भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और इसके पश्चात देश भर में कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित अनेक कृषक और मजदूर समर्थक पार्टियां अस्तित्व में आने लगी भारत में। जबकि हमने देखा 1920 में ही रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, अब यहां देखते हैं कि 1925 में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और इसके बाद बहुत सारे ऐसे पार्टियां अस्तित्व में आने लगे जो मजदूरों के हितों की बात करता है, कृषकों के हितों की बात कर रहा है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना कि मजदूर कौन होता है, लेबर कौन होता है और कृषक कौन होता है। ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझनी चाहिए। कृषक का मतलब क्या है? जो खेती करता है। खेती में करने वाले भी लेबर हो सकते हैं, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अगर हम एक शब्द का यूज करें, मान लो कि मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, जैसे हम देखते हैं लेबर यानी मजदूर की हम बात करते हैं, मजदूर लेबर हो गया। इसका हम हिंदी में कह सकते हैं, मान लो कि एक और होगा श्रमिक, जो क्या होता है, जो श्रम करके दैनिक मजदूरी के आधार पर दैनिक मजदूरी प्राप्त करता है। ठीक है। एक हो जाएगा आपका कृषक, जो क्या करता है, कृषि कार्य करता है, जिसको हम किसान कहते हैं, करता है। इसमें तो कोई समझने में दिक्कत नहीं, कृषक कहें या किसान कहें। और अगर एक शब्द और आ जाता है आपका यहां पर, कृषक मजदूर, अब क्या करेंगे, अब ये दोनों मिल गया इसमें, अब कृषक और मजदूर दोनों मिल गया। अब क्या, कृषक श्रमिक या कृषक मजदूर कहेंगे, यानी ऐसा लेबर जो कृषि का कार्य करता हो, ऐसा मजदूर जो कृषि क्षेत्र में कार्य करता हो, कृषि क्षेत्र में कार्य करता हो दूसरे के खेतों पर, अपने खेतों पर नहीं, यानी भूमिहीन हो जाएगा। भूमिहीन कृषक हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कृषक मजदूर कहेंगे। यानी ऐसा मजदूर जो कृषि में ही कार्य कर रहा है, वह कृषक नहीं कहलाएगा, किसान नहीं कहलाएगा, वह कृषक मजदूर कहलाएगा, वो लेबर कहलाएगा, क्योंकि दैनिक रोजगार वह प्राप्त करता है। उसका कोई अधिकार नहीं होता कि फसल होगा तो उससे हमें बंटवारे में मिलेगा, ये नहीं होता है। ठीक है। जो बटाईदारी कर रहा है वो दैनिक मजदूर नहीं है, वह है जो कि आप देखते होंगे किसान खेती में कि बहुत सारे हम लेबर को चलाते हैं। जैसे कभी खेती का समय होता है तो खेती करने के लिए हम बहुत सारे लेबर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो वो जो लेबर फोर्स है वह श्रमिक कहलाएगा, कृषक श्रमिक कहलाएगा, जो कृषि कार्य कर रहा है। मजदूर या श्रमिक क्या है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, और कृषक तो कृषक है ही, इसको तो हम आसानी से समझ ही लेते हैं। तो हमने क्या देखा, 1925 से भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन शुरुआत होता है और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर अनेक कृषक और मजदूर समर्थक पार्टियां अस्तित्व में आती है। इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने किसानों और मजदूरों के पक्ष में आंदोलन संगठित करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे किसानों की मांग हम क्या देखते हैं, किसानों की मांग अब या मजदूरों की मांगे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ती चली जाती है। इसी समय 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह का आयोजन होता है। वस्तुतः उनके नेतृत्व में गुजरात के किसानों के द्वारा मालगुजारी बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया जा रहा है। यानी सरकार के द्वारा जो टैक्स, मालगुजारी का मतलब क्या होगा, जो टैक्स है उसको बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार तो बढ़ा ही देती है टैक्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली तालुके में एक आंदोलन संगठित किया और कहा कि हम किसी भी प्रकार के टैक्स की बढ़ोतरी को नहीं स्वीकार करते हैं। अंततः ये आंदोलन सफल होता है और माना जाता है कि इसी बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी थी। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये कहीं और बुक में लिखा होता है।
समाज गुजारी बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया था। इसी समय ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास हुआ। ट्रेड यूनियन आंदोलन का मतलब क्या होता है? यह है आपका श्रमिक यूनियन। श्रमिक यूनियन, श्रमिकों के लिए जो यूनियन बनेगा, संघ बनेगा, उसको हम ट्रेड यूनियन कहेंगे। इसी काल में ट्रेड यूनियन का भी विकास हुआ और मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु तो विभिन्न कारखानों में हड़ताल होती है। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर ले लिया है कि 1928 के मुंबई कपड़ा मिल में की हड़ताल में 5 लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। अब समझिए मजदूरों में कितनी जागृति फैल गई है। एक हड़ताल का आह्वान हुआ और 5 लाख, उस समय की संख्या बहुत बड़ी होगी, 5 लाख, 5 लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। अब इसी बीच में हमने कम्युनिस्ट मूवमेंट को देखा। तो अब देखते हैं जरा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास कैसे होता है। तो असहयोग आंदोलन के पश्चात की राजनीतिक अनिश्चितता ने युवाओं में असंतोष उत्पन्न करने का कार्य किया, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। और बहुत सारे युवा मार्क्सवादी होते चले गए और बहुत सारे युवा क्रांतिकारी होते चले गए। उनको लगा कि जब तक अंग्रेजों की हत्या नहीं करेंगे तब तक ये मानेंगे नहीं। जिसे हम लोग कहते हैं, गांव में एक शब्द यूज करते हैं, लात का देवता भूत, क्या कहते हैं, ऐसे कुछ है इंटर, हाँ याद आ गया, लात का देवता बात से नहीं मानता है। यूज किया है कभी शब्द आपने, या आपके प्रति कभी यूज हुआ है घर में? अक्सर पुत्र और पुत्रियों के प्रति ये सब शब्द गार्जियन के द्वारा यूज किया जाता रहा है। प्यार है ये गार्जियन का कि लात का देवता बात से नहीं मानता। जब आप बात नहीं मानते हैं तब वही एकमात्र बच जाता है सहारा। तो क्रांतिकारी भी का कहना यही है कि अंग्रेज ऐसे नहीं सुधरेंगे भाई, चाहे प्रार्थना दो, पत्र दो, चाहे आंदोलन करो, अंग्रेजों की जब तक हम हत्या नहीं करेंगे तब तक ये डर के मारे देश नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने फिर से वही रास्ता अख्तियार कर लिया। असहयोग आंदोलन के पश्चात की राजनीतिक अनिश्चितता ने युवाओं में असंतोष उत्पन्न करने का कार्य किया। ऐसे में युवाओं का एक खास वर्ग फिर से क्रांतिकारी आंदोलन का संगठन करने लग जाता है। एक चरण हमने देखा था 1919 से पहले ही समाप्त हो जाता है, जिसमें हमने बटुकेश्वर दत्त आदि को देखा था, प्रफुल्ल चाकी वगैरह को देखा था। जब खुदीराम बोस है, प्रफुल्ल चाकी है, उन लोगों को देखा था। लेकिन अब ये दूसरा फेज प्रारंभ हो रहा है क्योंकि युवा वर्ग फिर से असंतुष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं का एक खास वर्ग फिर से क्रांतिकारी आंदोलन का संगठन करने लगा और इसी क्रम में हम देखते हैं कुछ संगठन का निर्माण होता है। पहला जो इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा, 1924 में देश में सशस्त्र क्रांति के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं HRA, हिंदुस्तान, इसको हिंदी में कहते हैं हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना हुई और इसी समूह के द्वारा काकोरी कांड किया गया था। काकोरी घटना को अंजाम दिया गया था। काकोरी क्या है? एक स्टेशन का नाम है। वहां पर एक रेलगाड़ी को लूट लिया गया था इस उद्देश्य से कि उस रेलगाड़ी में सरकार का खजाना जा रहा था, सरकार के पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा था। तो यहां पर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सोचा कि धन लूटना है, धन तो चाहिए ही गोला बारूद खरीदने के लिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस गाड़ी को ही लूट लेते हैं। तो दो काम हो जाएगा, एक तो सरकार की खिलाफत भी हो जाएगी और दूसरा हम क्या कर पाएंगे, धन भी जुटा पाएंगे। तो यहां पर काकोरी कांड कर दिया था इसी HRA के सदस्य के द्वारा। यद्यपि सरकार ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर बड़े पैमाने पर दमन चक्र चलाया और इसी क्रम में इस काकोरी घटना के क्रांतिकारियों पर 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया। जैसे कानपुर षड्यंत्र केस था, वैसे ही काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया। काकोरी के नाम पर ही है और इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी जाती है। इस मुकदमे में 4 क्रांतियों को आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है और 4 को फांसी दे दी जाती है, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी आदि थे। उनको फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा सबसे बड़ी सजा है। माना गया कि ये लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं। उस समय की ये घटना को अगर पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर जाकर के, तो आप देखेंगे कि उस समय पूरे भारत में, खास करके बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बिहार में पूरा छापामारी किया गया। यानी सरकार इतनी एक्टिव हो गई कि सामान्यतया युवाओं को पकड़ लेना, उनको प्रताड़ित करना, यानी लगा कि एकदम से मतलब क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का उन्मूलन ही कर दिया जाएगा। इस वजह से थोड़ा क्रांतिकारी भी ठिठकते हैं, ऐसे व्यक्तिगत हिंसा करने से परहेज करने लगते हैं। और इस समय के क्रांतिकारियों में देखेंगे तो कई नाम बड़े फेमस हैं। 4-5 नाम तो आप ले ही सकते हैं। जैसे आप भगत सिंह का नाम लीजिए, बटुकेश्वर दत्त का नाम लीजिए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लीजिए, फणींद्रनाथ घोष का नाम लीजिए, अजय घोष का नाम लीजिए। ये सारे नेता जो हैं, और भी नाम हो सकते हैं, ये सारे नेता बड़े प्रभावी थे
लेकिन एक खास बात इस समय के क्रांतिकारियों पर यह आ गया कि इन क्रांतिकारी चूंकि युवा वर्ग से थे, इन क्रांतिकारियों पर भी मार्क्सवाद का प्रभाव बड़ा हावी हो गया। यानी ये लोग भी अब रिपब्लिक की बात करने लगे, लोकतंत्र की बात करने लगे। इसलिए आप देखेंगे जो भी संगठन बनता है, जैसे 1924 में हमने देखा हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ बना, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है, जिसका उद्देश्य है रिपब्लिक स्थापित करना। तो हमने क्या देखा कि अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल को समेत 4 को फांसी की सजा दे दी गई। आगे क्रांतिकारी समूह भी समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आए और इसी का परिणाम हुआ कि 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इस संगठन ने अपना नाम बदला और नाम कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी। इसको हमने कहते हैं HSRA कहा। अब यहां पर एक शब्द डाल दिया गया सोशलिस्ट, एक नया शब्द आ गया। पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन तो था ही, एक नया शब्द डाल दिया गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी शब्द क्यों डाल दिया गया? क्योंकि इस क्रांतिकारी संगठन ने अब घोषित किया कि हम एक ऐसे प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे जिसमें संसाधनों का समान बंटवारा होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन युवाओं पर भी समाजवाद का या यूं कहें कि मार्क्सवाद का प्रभाव गहराता जा रहा है। एक नए संगठन की स्थापना हो जाती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहें या आर्मी कहें, एक जैसा ही होगा, दोनों में बहुत फर्क नहीं है, दोनों में बहुत फर्क नहीं होता है। ठीक है, हाँ ठीक है सुमित यादव, आपने सही कह दिया, लेकिन वो पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस संगठन ने यद्यपि घोषित किया वो व्यक्तिगत हिंसा में भाग नहीं लेंगे। इस संगठन ने यद्यपि घोषित किया कि वे व्यक्तिगत हिंसा में भाग नहीं लेंगे। अब व्यक्तिगत हिंसा का क्या मतलब है? हम किसी की हत्या कर देते हैं, जैसे कि पहले किया जाता था कि एक जज किंग्सफोर्ड हुआ करते थे और बंगाल में वो क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए बड़े कुख्यात थे। अचानक से उसके ऊपर खतरा मंडराया तो सरकार ने कहा कि भाई इसको बंगाल से निकाल करके मुजफ्फरपुर भेज देते हैं, जो तकरीबन वहां से 400-500 किलोमीटर दूर था। बिहार के मुजफ्फरपुर में भेज दिया, जहां वैशाली राज्य पहले हुआ करता था। लेकिन क्रांतिकारी इतने जटिल, इतने युवा, इतने प्रभावी, तो उन्होंने कहा कि चाहे जहां भी जाओ बेटा, मैं तुम्हारी हत्या तो जरूर करूंगा। आप समझिए 15 वर्ष का बालक खुदीराम बोस उस रेलगाड़ी पर बैठ करके, जिसको हिंदी भी नहीं आती है, सीधा मुजफ्फरपुर चला गया कि किंग्सफोर्ड को मारे बगैर नहीं मानेंगे। अब समझिए कितना गुस्सा क्रांतिकारियों के मन में है, यह जानते हुए कि वह मेरा क्षेत्र नहीं है। बंगाल में अभियान करना आसान होता, वहां छुपना भी आसान था क्योंकि बांग्ला भाषा बोल पाते थे। अब हिंदी भाषी क्षेत्र में जाकर के आप अभियान कर रहे हैं, इसको कहते हैं व्यक्तिगत वीरता का प्रदर्शन करना। खुदीराम बोस को पता था कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हुआ मेरी जान जाएगी, लेकिन उन्होंने फिर पीछे नहीं है। यह क्या होता है? व्यक्तिगत तौर पर हम वीरता का प्रदर्शन करते हैं। जब भी हम व्यक्तिगत वीरता का प्रदर्शन करते हैं तो असफलता की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या एक व्यक्ति मैच को जिता देता है? संभव है क्या? कभी संजोग हो जाए। आप फुटबॉल खेलते हैं, क्या एक ही व्यक्ति गोल कर सकता है? तो समूह के साथ जब तक हम नहीं चलेंगे और हिंसा से रहित ही आंदोलन सफल होगा, यह भी तय हो गया। बहरहाल इस संगठन ने यद्यपि घोषित किया कि वे व्यक्तिगत हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, तथापि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन पर जब पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया गया, इस लाठीचार्ज के चपेट में आकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, तो युवा फिर से क्रोधित हो जाते हैं और इसका परिणाम हुआ कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की यहां पर गोली मार करके हत्या कर दी। इन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन जब साइमन कमीशन का विरोध आंदोलन चल रहा था, एक राजनीतिक आंदोलन है, कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पंजाब क्षेत्र के वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय भी उस विरोध प्रदर्शन में थे और पुलिस अधिकारी ने आओ न देखा ताओ सबके ऊपर भयानक लाठी प्रहार किया। लाला जी को भी सर में चोट लगी और उसी चोट से लाला जी का देहांत हो गया, जबकि लाला लाजपत राय एक सम्मानीय नेता थे, उग्रवादी दल के रह भी चुके थे। तो क्रांतिकारियों ने कहा अब इस जीवन का क्या फायदा, जब इस दुष्ट अधिकारी ने लाला जी की हत्या कर दी, अब भाई वो संकल्प मुझे तोड़ना पड़ेगा। और फिर उन्होंने जाकर के सैंडर्स की खुलेआम हत्या कर दी, फरार हो गए। अब उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र, चूंकि लाहौर में हत्या हुई थी तो लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाना है। फिर बाद में ये क्रांतिकारी खुद ही पकड़े जाते हैं। जब भगत सिंह को हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं,
कि जो केंद्रीय सभा है दिल्ली का, मान लो कि संसद भवन है, उसमें जाकर के उन्होंने बम फेंक दिया। दुस्साहस की हद हो जाती है, बम फेंक देना संसद भवन के अंदर। आप समझिए कि कितनी बड़ी सुर्खी बनी होगी उस समय, पूरे विश्व में क्या गूंज आया होगा कि भारत के क्रांतिकारी क्या करना चाहते हैं। इसी प्रकार की लाइमलाइट के लिए उन्होंने बम फेंका था, किसी की हत्या करने का उद्देश्य नहीं था। लेकिन सरकार तो जालिम होती है, सरकार कठोर होती है। भगत सिंह को गिरफ्तार किया और उनके ऊपर जबरदस्ती लाहौर षड्यंत्र केस को लादा गया, जबकि कोई सबूत नहीं था कि भगत सिंह उस हत्याकांड में शामिल है, लेकिन उनके ऊपर जबरदस्ती केस बनाया गया और उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। इधर आजाद, चंद्रशेखर आजाद भी छिप रहे थे और उनको एक दिन किसी मुखबिर ने, यानी किसी जासूस ने अंग्रेजों को टिप दे दिया। वो अल्फ्रेड पार्क में हैं। अल्फ्रेड पार्क को अभी हम आजाद पार्क के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। और वहां पर उनको घेर लिया गया चारों तरफ से। तो वहां एक मुठभेड़ होता है और माना जाता है कि अंतिम गोली मार करके स्वयं स्वयं चंद्रशेखर आजाद शहीद हो जाते हैं। हमने क्या देखा, इस संगठन ने यद्यपि घोषित किया था कि व्यक्तिगत हिंसा नहीं करेंगे। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने जो उत्तरदायी पुलिस अधिकारी था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी। अब फिर से ये व्यक्तिगत हिंसा में आ जाएंगे। जनता में क्रांतिकारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इतने पर वो शांत नहीं हुए। जनता में क्रांति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राजगुरु तथा भगत सिंह ने संसद भवन के खाली बेंच पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था बल्कि केवल जागरूकता फैलाना था। इस संदर्भ में भगत सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि मेरा उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं है बल्कि बहरी सरकार के कान में आवाज पहुंचानी है। बहरी सरकार, बहरा किसको कहते हैं? जो सुन नहीं पाता है। उन्होंने कहा कि सरकार बहरी है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता, इतना लोग हिंसा में मर रहा है, इतनी सारी कठिनाइयां हो रही है, इस सरकार को सुनाई नहीं देता है। लो मैं सुनाता हूं बम फोड़ करके, अब तो सुनाई दिया। लेकिन यह वीरता उनके ऊपर ही भारी पड़ता है। शायद भगत सिंह ने यह सोचा था कि अगर हम हत्या नहीं करेंगे किसी की तो अधिक से अधिक कुछ सजा हो सकती है, कारावास की सजा होगी, और इसका हम प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन सरकार तो अत्याचारी थी, उसने अनाप शनाप केस लादा और भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी जाती है। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती है, ये तो पंजाब अब दिल्ली में देख रहे हैं। अप्रैल 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर, शस्त्रागार मतलब जहां हथियार रखा जाता है, क्रांतिकारियों ने योजना ढंग से कब्जा कर लिया और यहां नेतृत्व किया जा रहा था मास्टर सूरी सेन का। एक टीचर थे, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। यहां के क्रांतिकारी गतिविधियों में युवकों के साथ युवतियां भी शामिल थी, यानी लड़कियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं। और जैसे हम यहां नाम तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन 2 नाम मैंने दे दिया है, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेडर जैसी भी युवतियां शामिल थी शस्त्रागार पर धाबे में। हालांकि ये गोलीबारी में मारी भी जाती है। इस बात की बड़ी कठोर आलोचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, कहा कि भाई महिलाओं को इस टाइप का काम शोभा नहीं देता है, लड़कियों को यह काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दूसरे लड़कियों के लिए गलत संदेश जाएगा। लेकिन जो क्रांतिकारी विचारधारा के, उनको लगा ठीक किया, लड़का क्या लड़की क्या, क्रांतिकारी तो कोई भी हो सकता है। तो बहरहाल इन्हीं विचारधारा को लेकर के लड़कियां भी यहां भागीदारी निभाती है बंगाल समूह में। सरकार ने क्रांतिकारियों को कुचलने हेतु कठोर कदम दमन का सहारा लिया। क्या किया? लाहौर षड्यंत्र केस चलाकर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु तीनों को यहां पर फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। जेल में भूख हड़ताल करने के कारण जतिन दास, एक बहुत बड़े नेता थे, मतलब बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जतिन दास, बम बनाने के बड़े भारी विशेषज्ञ थे। हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है लाहौर में। पहले ये लेखक थे, जतिन दास को देखेंगे तो ये लेखक थे, ये और भगवती चरण बोहरा वगैरह लेखक हुआ करते थे। लोगों को शंका ही नहीं होता था कि ये बम भी बनाना जानते हैं, लेकिन ये पकड़ में आ जाते हैं। भगवती चरण बोहरा तो किसी तरह से बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये पकड़ में आ गए। और इन्होंने जेल में जब इनको दिया गया तो जेल में इन्होंने कहा भाई मेरे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है, मैं भी देश के स्वतंत्रता संघर्ष का सेनानी हूं, तो मुझे भी राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने नहीं माना, इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और 63 दिन के बाद इनकी जान चली जाती है भूख हड़ताल के कारण। जेल में भूख हड़ताल करने के कारण जतिन दास, जिसको हम बाघा जतिन कहते हैं, बाघ जैसा जतिन कहते हैं, 63 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। जतिन दास वस्तुतः अपने जैसे क्रांतिकारियों के लिए राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है,
इस काल के क्रांतिकारियों की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। इस काल के क्रांतिकारी थोड़े से अधिक प्रबुद्ध नजर आते हैं। क्रांतिकारियों पर मार्क्सवादी समाजवादी प्रभाव स्पष्ट होता है, जैसा कि हमने पहले ही कहा। और दूसरा क्या है कि क्रांतिकारियों पर धर्मनिरपेक्षता की चेतना स्पष्ट रूप से स्थापित होती है। इस काल का क्रांतिकारी प्रचंड तौर पर धर्मनिरपेक्ष था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचंड समर्थक। एक समय तो उन्होंने लाला लाजपत राय की बड़ी आलोचना की। जब लाला लाजपत राय पर हिंदू धर्म का प्रभाव गहराने लग गया था तो बहुत आलोचना की थी, यही चंद्रशेखर आजाद वगैरह है। इस समय के क्रांतिकारी क्या है, बहुत अधिक धर्मनिरपेक्ष हैं और इन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव है। आगे 27 फरवरी 1921 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को भी एक मुठभेड़ में मार डाला गया। मास्टर सूर्यसेन को भी फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। आगे भी सैकड़ों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लंबी सजाएं दी गई, सजाएं दी गई और अनेक को अंडमान में काले पानी की सजा दे दी गई। जैसे हम देखते हैं वीर सावरकर आदि को। सावरकर का नाम सुनते हैं, विनायक दामोदर सावरकर है। विनायक दामोदर सावरकर को भी पढ़ेंगे इतिहास में, बड़ी दिलचस्प कहानी। विनायक, देखिए अभी हमने क्या कहा कि जो क्रांतिकारी थे वो सभी धर्मनिरपेक्ष थे। क्रांतिकारियों की विशेषता थी कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता हमेशा फॉलो किया। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर ऐसे थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं किया। पहले वो क्रांतिकारी थे, 1904 में उन्होंने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। बाद में वो हिंदूवादी नेता बन जाते हैं। बाद में उन्होंने हिंदूवाद का दामन थाम लिया, यानी मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक नीति को देखते हुए उन्होंने हिंदू नीति को अपना लिया। बाद में आप देखिएगा कि सावरकर को अब हिंदूवादी नेता के तौर पर अभी भी पहचान मिली हुई है, जबकि असल में वो क्रांतिकारी थे। और इसी क्रांतिकारी होने के नाते उन्हें बड़ी लंबी सजा दी गई, बड़ी कठोर सजा दी गई और उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काले पानी की सजा दे दी गई थी और बहुत मुश्किल से बच के निकले। अभी इस बात को लेकर के एक फिल्म भी थोड़ी देर पहले बनाई गई। हालांकि फिल्मों में सत्यता नहीं होती है, फिल्म में तो मसाला होता है। लेकिन एक थोड़ी देर पहले शायद मैंने देखा था, मुझे फिल्म देखने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन मैंने देखा था कि कोई एक फिल्म आई है जो सावरकर को श्रद्धांजलि देने के लिए थी। अनेक को अंडमान में काले पानी की सजा दी गई, जैसे सावरकर वगैरह भी शामिल होंगे उसमें। सरकार ने मजदूर तथा कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ भी यही दुर्व्यवहार किया और इस तरह से उनको भी कठोरता से कुचल दिया गया। 1929 में 31 प्रमुख मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। गिरफ्तार नेताओं में 3 ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल थे। यह हम लोग आगे पढ़ते हैं। 3 ब्रिटिश भी शामिल थे, फिलिप स्प्राट है, ब्रेन बैडले है और लेस्टर हचिनसन। यहां पर इसका नाम नहीं दिया गया है। एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं तो तीनों के नाम भी हमें मिल जाते हैं। इस दौरान की जो घटनाएं हमने देखी, प्रमुखता से 3 बातें कि असहयोग आंदोलन की असफलता ने युवाओं को असंतुष्ट किया। तो युवा जब असंतुष्ट होते हैं तो या तो उन्होंने छात्र संगठन बना के युवाओं को संगठित करना चाहा, या उनके ऊपर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव बढ़ गया, या उनके ऊपर क्रांतिकारी विचारधारा का प्रभाव बढ़ गया। ये क्रांतिकारी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा कैसे आगे बढ़ती है, यही इस चैप्टर का मूल थीम था, जिसको मैंने पहले समझा दिया था। फिर मैंने जो क्रक्स हो सकता है उसको लिख करके भी आपको दे दिया, आपके नोट्स में शामिल कर लेंगे। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा गया है, मैंने खुद ही लिखा है इसको, कहीं से मतलब कोई एनसीईआरटी के भरोसे आपको नहीं छोड़ा है। इस हिसाब से लिख दिया ताकि थीम निकल करके आ जाए, बातों को आप समझ लें, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको फिर नहीं बचती है। इसके बाद देखते हैं आंदोलन कांग्रेस के साथ जुड़ता है, और कांग्रेस के साथ जो जुड़ता है वह जुड़ता है आपका साइमन कमीशन। ये सब सारी बातें तो कांग्रेस से बाहर हो रही है। अब कांग्रेस भी तो कुछ करेगी ना, कि कांग्रेस चुपचाप पड़ी रहेगी। कांग्रेस शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस समाप्त हो गया। कांग्रेस फिर से एक्टिव होगी। अभी ये लोग एक्टिव थे, इनके बाद चर्चा हमने की। अब जरा देख लेते हैं कि इस दौरान कांग्रेस ने क्या क्या कार्य किया। इस कांग्रेस का एक वर्ग हमने पहले देखा था कि स्वराज पार्टी बना लेता है और विधानमंडल में प्रवेश कर जाता है। एक वर्ग किसी आंदोलन में नहीं जाता है, बल्कि वह समाज सुधार का कार्य करने लगता है। गांव-गांव जाकर के समाज में जागृति फैलाता है कि किसी तरह से आपको स्वदेशी अपनाना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, छुआछूत का पालन नहीं करना चाहिए, महिला पुरुष भेद नहीं करना चाहिए, अल्पव्ययी होना चाहिए, दूसरों के वर्गों का सम्मान करना चाहिए, यानी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ये सब सारी बातें जाकर के गांव-गांव में बताई जा रही है कांग्रेस के द्वारा। लेकिन
जब देखा कि आंदोलन कुछ दिशा में बदल रही है और कांग्रेस के भीतर के भी कुछ नेता असहयोग मतलब चाहते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, मान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी ले लीजिए, फिर आप सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, ये लोग भी तो युवा है और ये ऐसे युवा हैं जो क्रांतिकारी नहीं बने हैं और मार्क्सवादी नहीं बने हैं। अब ये लोग कुछ करेंगे कांग्रेस के रहते हुए, कांग्रेस में रहते हुए, तो इन्होंने एक अपनी अलग धारा प्रारंभ की और यहां पर सरकार ने उसका सहयोग कर दिया। सरकार जब जब कोई मुद्दा देती है तो कांग्रेस उसी मुद्दे को लेकर के आंदोलन खड़ा कर देती है। अभी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, एक मुद्दा यहां पर उभर करके आ गया कि सरकार ने एक साइमन कमीशन का गठन कर दिया। साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया? ताकि भारत में संवैधानिक सुधार की रूपरेखा तय की जा सके। ये बातें तो बहुत अच्छी है, सरकार के इस कदम का तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन हमने विरोध क्यों किया? तो विरोध इसलिए किया कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया उसमें 7 सदस्य रखे गए, 7 मेंबर्स रखे गए, लेकिन एक भी मेंबर भारतीय मूल का नहीं था या भारतीय ही नहीं था। जबकि नियम होना चाहिए कि अब अगर कोई संविधान सुधार के लिए कदम उठाते हैं तो उसमें भारतीय मेंबर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस का यह भी कहना था कि भाई आपने हड़बड़ाहट में क्यों साइमन कमीशन को भेज दिया, जबकि 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद हम संवैधानिक समीक्षा करेंगे, तो अभी आप क्यों आ गए? दोनों बातों को लेकर के कांग्रेस ने एक इश्यू बनाया, मुद्दा बनाया। मुद्दा होता नहीं, मुद्दा बनाना पड़ता है ना। तो एक मुद्दा बनाया और उस पर कांग्रेस के इस मुद्दे पर साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसने युवा वर्ग जो अभी तक क्रांतिकारी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे उनको एक रास्ता दिखाता है और देश में फिर से एक आंदोलन प्रारंभ होने की आधारशिला बन जाती है, जो कांग्रेस के अधीन प्रारंभ होगा। ठीक है बच्चे, बता तो दिया रिंकू, मार्क्सवादी, समाजवादी, गांधीवादी तीनों में एक बार अंतर तो बता दिया ना, लेकिन यहां मैं अधूरे तरीके से बता दूं, जितना बताना चाहिए था उतना मैंने बता दिया कि समाजवाद की अलग अलग धारा है। लेकिन अगर मैं उसको डिफाइन करने लगूंगा ना, अगर उसके मैं अंदर कर जाऊंगा, फिर आप और उलझ जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर सिद्धांतों की चर्चा करनी होगी और सिद्धांत अधूरे मन से करेंगे, अधूरे तरीके से करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। आप केवल प्रतीक्षा कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ाना ही है, चूंकि एग्जाम जो है ना वो इतना जिगजैग हो गया है कि मैं परेशान हो गया इस बात को लेकर के कि एक ही कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब वही आरओ यही, मतलब खाली ऑब्जेक्टिव कराना मेरे संभव नहीं होता है, क्योंकि मैं एक्चुअल में यूपीएससी को पढ़ाता रहा हूं, तो मुझे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि छात्रों का भी इसी से भला होना है। मैं वही आरओ पढ़ाए जा रहा हूं, आप पता नहीं कब तक पढ़ाऊं। तो उससे क्या होगा, दूसरा कोर्स लॉन्च होना रुक जा रहा है। जैसे अभी मैंने सोचा था कि दिसंबर में यूपीएससी या यूपीपीसीएस का फ्रेश कोर्स आ जाएगा, फाउंडेशन कोर्स आ जाएगा, लेकिन अब एग्जाम हो तभी तो कुछ आगे बच्चों को हम प्रेरित करने का आप तैयारी करिए। तो बड़ी अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है। केवल आप ही निराश नहीं होते, मैं भी निराश हो जाता हूं। बच्चों की एक डिमांड होती है कि सब कुछ लेकर के आप इलाहाबाद में जाकर के गेट नंबर 2 पर क्यों नहीं खड़े हो जा रहे? वो तो खैर फितरत में नहीं रही है, कानूनी लड़ाई तो लड़ा जा सकता है, वह नहीं रही है कि वहां जाकर के खड़े हो जाए। यूट्यूब के शिक्षक की तरह नहीं कर सकते हैं, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हाँ, लड़ाई लड़ेंगे तो कानूनी लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ अगेंस्ट हम व्हाइट कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो एक अलग तरीका हो सकता है। इस तरह से आंदोलन में नहीं हो सकते। ये सब जो छात्रों का डिमांड है ना एक सीनियर टीचर से, वह यूट्यूब की उपज है। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं, कोई टिकट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, आ जाओ छात्रों, मैं आपके लिए नाश्ते का प्रबंध कर रहा हूं। छात्र बड़े भावुक हुए जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़कर के जिसको 2029 में देना है एग्जाम, वो भी आंदोलन में चले गए, फ्री में टिकट मिल रहा है। भले आप अच्छा माने या बुरा माने, मैं गांधी जी की तरह इस प्रवृत्ति का बिल्कुल विरोधी रहा हूं कि बच्चे को कम से कम जो जेन्युइन है वो तो जाए, जो वरिष्ठ है, जैसे किसी विश्वविद्यालय में हम रह रहे हैं या वहीं रह रहे हैं, वहीं आसपास में हैं, तो ठीक है जाना। लेकिन जिसको 2027, 29 में देना है, तो वो बच्चे अभी बालक हैं, उनके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है इस चीज का। उनको अभी पढ़ाई में बहुत अधिक जुटना चाहिए। उनका आह्वान हम नहीं कर सकते, वो ऐसे आंदोलन के थोड़े छोटे, उनको अभी हम वहां नहीं बुला सकते। बाकी जिसकी मर्जी है, जो करना है करे। मैं आलोचना नहीं करूंगा, ना समर्थन कर रहा हूं, तो मैं आलोचना भी नहीं करूंगा ना किसी चीज की। जो मन हो करिए। मैं भी देख रहा हूं इस बात को कि कैसे इस पर
और रेमेडीज प्राप्त की जा सकती है और एक इंटरनल फोर्स में चल ही रहा है। तो साइमन कमीशन और उसका बहिष्कार का आंदोलन चलता है। नवंबर 1927 में संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करने के लिए इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, इसलिए इनके नाम पर जॉन साइमन का नामकरण कर दिया गया। जॉन साइमन कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब है संवैधानिक सुधार आयोग। उद्देश्य क्या है कि संवैधानिक प्रश्न पर विचार करना, और इस कमीशन में वैसे तो 7 सदस्य थे, परंतु चूंकि सभी ब्रिटिश थे जिस कारण से भारतीयों ने इसका विरोध किया। एक नॉन फैक्ट्स, अगर हम पढ़ते हैं तो सिर्फ यह जरूर पढ़ते हैं कि क्यों भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो भारतीयों ने इसका इसलिए विरोध किया कि सभी यहां पर भारतीय नहीं है। ठीक है मयंक जी, अभी मत करिए, पहले स्वस्थ हो जाइए। भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों का असंतोष इस बात को लेकर अधिक था कि जब संवैधानिक सुधार भारतीयों के लिए किया जा रहा है तो इसमें भारतीयों को क्यों नहीं रखा। भारतीयों का असंतोष इस बात को लेकर अधिक था कि जब संवैधानिक सुधार भारतीयों के लिए किया जा रहा था तो इसमें भारतीयों को क्यों नहीं रखा, जबकि भारतीयों को रखा जाना चाहिए। क्या कोई भी भारतीय इस योग्य नहीं थे कि जिनको इसमें रखा जा सके, या अंग्रेजों की मंशा ही गलत है कि भारतीयों को रखना ही चाहते थे। अगर यह मानते कि कोई भारतीय योग्य नहीं है तो फिर तो गलत बात है ना, यह तो आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन हो जाएगा। इन्होंने कहा कि क्या कोई भारतीय नहीं योग्य थे। भारतीय नेताओं ने सरकार के इस कदम को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन समझा और उन्होंने माना यह सरकार ने गलत किया है। सरकार का यह आधार क्या है, सरकार का आधार यहां पर अलग है, अलग ही है। ठीक है, 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में इस कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया और कांग्रेस के इस निर्णय का मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी समर्थन किया। देखिए, यह भी जो किताब एनसीईआरटी लिखा गया है, यहां पर भी थोड़ा सा हम मार्क्सवाद का प्रभाव देखते हैं। जो लेखक हैं आपके इस किताब के बिपिन चंद्र हैं, वो भी हल्का सा मार्क्सवादी तो है, उनके ऊपर मतलब मॉडरेट मार्क्सवादी। उस समय के इतिहास लेखकों को देखेंगे, कई लेखकों की चर्चा होती है। जैसे प्राचीन भारत आप पढ़ते हैं तो डी.एन. झा को आप पढ़ते हैं, द्विजेंद्र नारायण झा को पढ़ते हैं। डी.एन. झा बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं। उससे पहले आप पढ़ेंगे तो किताब अगर अभी क्यों आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं नाम बोल देता हूं कि कितने बड़े बड़े लेखक हैं। एक पढ़ेंगे आप डी.डी. कोसाम्बी को, दयानंद धर्मानंद कोसाम्बी करके, डी.डी. कोसाम्बी। उनकी किताब तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या वो उन्होंने कितना बड़ा थॉट वहां पर स्थापित किया है, तो वो समझ नहीं आएगा, इसलिए हम लोग नहीं करते। फिर आप डी.एन. झा को देखिएगा, ऑथेंटिक कार्य किया गया है, खास करके इन्होंने प्राचीन भारत में। एक आपको राम शरण शर्मा का नाम बहुत बड़ा आता है, आर.एस. शर्मा जिसको कहते हैं, जिनकी बुक भी हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। ये सारे मार्क्सवादी। रोमिला थापर को देखेंगे, इन्होंने प्राचीन भारत में अच्छा काम किया है, मार्क्सवादी है। सतीश चंद्र को देखेंगे, जिन्होंने मध्यकालीन भारत में काम किया है, मार्क्सवादी है। बिपिन चंद्र को देखेंगे, जिनका किताब अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भी मार्क्सवादी है। लेकिन बिपिन चंद्र और सतीश चंद्र को थोड़ा सा मॉडरेट मानते हैं। ये सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हुए हैं, बड़े हेड रहे हैं, मतलब बहुत बड़े स्कॉलर ये लोग रहे। फिर अगर मुस्लिम में देखें तो इरफान हबीब हैं, उनके पहले हबीबुल्ला जी हैं। बहुत सारे वहां पर भी मुस्लिम स्कॉलर भी आपको मिल जाएंगे जो खास करके मध्यकालीन भारत में अच्छा काम करते हैं। तो यहां पर मार्क्सवादियों की अगर बात कर रहे थे, यहां हमने क्या देखा कि इन्होंने एक बात लिखी, एक जगह और भी मैं बताऊंगा कि वहां पर मार्क्सवादी विचारधारा के लेखकों ने किस प्रकार से तथ्यों को थोड़ा सा मोड़ दिया है ताकि बच्चों के मन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। मैं एक जगह और बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया है कि कांग्रेस के इस निर्णय का मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा ने समर्थन किया। इन्होंने कहा कि 1927 के कांग्रेस अधिवेशन जो डॉक्टर अंसारी के द्वारा हुआ है, और यह है मद्रास अधिवेशन, यहां लिख देंगे कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। इस कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया और कांग्रेस के इस निर्णय का मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने समर्थन किया। यहां लेखक का कहना है कि मुस्लिम लीग जो मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है और हिंदू महासभा जो हिंदू वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम का भी समर्थन मिल गया। जबकि आप देखेंगे तो ना तो इस समय मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और ना हिंदू महासभा हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। असल में कांग्रेस अभी डोमिनेट कर रही है, जो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चल रही है।
तो चूंकि मार्क्सवादी थोड़े से कांग्रेस के आलोचक होते हैं, तो बीच में ऐसा लाइन डाल देंगे कि कोमल बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, 12वीं क्लास का बच्चा तो इस टेक्निक को नहीं समझ पाएगा कि उन्होंने क्या लिख दिया, क्या कहना था। लेकिन इसे थोड़ा सा हमें संभल के पढ़ना पड़ेगा। यहां पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस निर्णय का सभी वर्गों ने समर्थन किया कि साइमन पार्टी का बहिष्कार किया जाए। इस निर्णय का सभी वर्गों ने समर्थन किया। इस प्रकार अस्थायी रूप से ही सही, लेकिन भारत में फिर से साइमन कमीशन के खिलाफ प्रारंभ हुए आंदोलन ने देश की जनता को एकजुट करने का कार्य किया। सबसे अच्छी बात रही कि मुस्लिम लीग एकता दर्शाने के लिए कुछ सीटों के आरक्षण के बदले, यहां पर भी विचारधारा का प्रभाव है, यहां पर भी मार्क्सवादी विचारधारा स्पष्ट दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी बात रही कि मुस्लिम लीग एकता दर्शाने के लिए कुछ सीटों के आरक्षण के बदले पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है। यानी मुस्लिम लीग ने कहा कि हम पृथक निर्वाचन छोड़ देंगे, उसके बदले संयुक्त निर्वाचन अपना लेंगे। पृथक निर्वाचन मैंने बताया था, पृथक निर्वाचन का मतलब है, सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब है कि जिस वर्ग का उम्मीदवार होगा उसी वर्ग का मतदाता भी होगा। मुस्लिम लीग ने कहा कि मुझे कुछ सीट दे दीजिए, आरक्षित मेरे नाम से कर दीजिए, तो मैं संयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लूंगा। लेकिन बातें इतनी आसान नहीं। मुस्लिम लीग ने जो मांगा था कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उस पर 2/3 बहुमत होना चाहिए और शेष जगह पर 50% का आरक्षण होना चाहिए। कुछ सीट नहीं मांगा था। लेकिन यहां पर बिपिन चंद्र जी ने क्या कहा, थोड़ा सा उसको इजी बना दिया है। कहा कि मुस्लिम लीग भी तैयार हो गई। सबसे अच्छी बात यह थी, मुस्लिम लीग भी तैयार हो गई कुछ सीटों पर आरक्षण के बदले। ये कुछ सीट नहीं है, ये 2/3 बहुमत वाली सीट है जो पाकिस्तान के क्षेत्र में वर्तमान में, और शेष भारत में 50% के बराबर की सीट मांगी जा रही है। तो हिंदू महासभा के लोग फिर उखड़ गए कि भाई सब तुम्हें ही दे दूंगा, तो और वर्ग लोग कहां जाएंगे, बात फिर बिगड़ जाती है। सबसे अच्छी बात रही कि मुस्लिम लीग एकता दर्शाने के लिए कुछ सीटों के आरक्षण के बदले पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। फिर देखते हैं नेहरू कमीशन गठित होता है। नेहरू कमीशन कि भारतीयों ने यह दर्शाने के लिए कि उसमें भी संवैधानिक सुधार की समझ है तथा वह भी संविधान निर्माण कर सकते हैं, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू समिति गठित की गई और नेहरू समिति ने अपने सर्वदलीय निर्णय के आधार पर अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। परंतु दिसंबर 1928 के दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में संप्रदायवाद के मुद्दे के कारण यह रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका। नेहरू रिपोर्ट बना किसके अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में तय किया गया कि हम संविधान खुद बना लेंगे। अगर ब्रिटिशों को लगता है कि इन लोगों को संविधान बनाने नहीं आता है, मैं खुद बना लेता हूं। और इसके लिए उसमें भारत सचिव हुआ करते थे लॉर्ड बर्कनहेड, उसने चुनौती भी दी थी। तो भारतीयों ने मिल करके एक समिति बनाई जिसको हम नेहरू समिति कहते हैं। नेहरू समिति क्यों कहते हैं, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जा रही थी और उस समिति ने निर्णय लिया, एक संविधान बनाया। यहां संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा नहीं की गई एनसीईआरटी में, तो मोटे तौर पर यही समझ लेते हैं, एक संविधान बनाया और उस संविधान को स्वीकृति के लिए कि सभी दल इसको मान लें, दिसंबर 1928 में एक सम्मेलन बुला करके वहां रखा। लेकिन यहां पर जो मुस्लिम संप्रदायवादी है या हिंदू संप्रदायवादी है वह इसकी आलोचना करने लगा। मुस्लिम संप्रदायवादियों का कहना था कि भैया मुझे सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए, यानी पृथक निर्वाचन चाहिए, और हिंदू संप्रदायवादियों का कहना था कि मुझे संयुक्त निर्वाचन चाहिए ही चाहिए। इतना झगड़ा होने लगा दोनों बीच में। जो सांप्रदायवादी लोग होते हैं वो बड़े बेकार होते हैं देश की एकता में। मैं इसलिए धर्म वाले मुद्दे पर बहुत कठोर रहता हूँ, चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों। मैं भी धर्म को मानता हूँ, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर हम मान सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में हम धर्म को कभी इस तरह से राजनीति का शिकार नहीं होने दे सकते। इस धार्मिक मुद्दों ने, सांप्रदायवाद के मुद्दों ने एक अच्छी पहल का बेड़ा गर्क कर दिया और नेहरू समिति का रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो पाया। नेहरू समिति ने अपने सर्वदलीय निर्णय के आधार पर अगस्त 1928 में अपने रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, परंतु दिसंबर 1928 के दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में संप्रदायवाद के मुद्दे के कारण इस रिपोर्ट को स्वीकृति नहीं मिल पाई, खारिज हो गया। उपरोक्त के बावजूद साइमन कमीशन के खिलाफ देश भर में जो प्रदर्शन हुए थे उसने राष्ट्रीय आंदोलन में नई चेतना भरने का कार्य किया। देश की जनता अब पुनः एक बड़े आंदोलन की आस में लग गई थी। लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वराज की घोषणा इसी का नतीजा था।
गांधी जी 1928 में फिर से सक्रिय राजनीति में वापस आ जाते हैं। अभी तक ये समाज सुधार कर रहे थे, अभी तक ये क्या कर रहे थे, केवल समाज सुधार कर रहे थे। अब ये फिर से राजनीति में आते हैं गांधी जी। उन्होंने 1928 के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मोतीलाल नेहरू ने की। अभी नेहरू रिपोर्ट जब बन रहा था तो मोतीलाल नेहरू ही उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और यहां पर उन्होंने भागीदारी निभाई और बताया देश को कि अब आंदोलन की जरूरत है और युवा वर्ग भी चाह रहे कि आंदोलन हो। फिर हम क्या देखते हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की कांग्रेस की, और 1929 में लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। यहां पर किताब में एक दिलचस्प लाइन लिखा हुआ है आगे, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अगर किताब आप पढ़ेंगे वहां पर एक लाइन दिया हुआ है, किताब का लाइन अगर पढ़ करके मैं सुनाऊं तो आपको लगेगा कि वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं। जो लेखक हैं उन्होंने कहा कि चूंकि 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हैं, 1929 में और मोतीलाल नेहरू जब नेहरू समिति बना रहे थे उसके सचिव जवाहरलाल नेहरू थे जो उनके बेटे हैं। फिर एक वर्ष के बाद 1929 में हम जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं अध्यक्ष बनते हुए, जबकि जवाहरलाल नेहरू से एक बहुत बड़े सीनियर लीडर भी थे जिनको कि अभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। यहां पर किताब में लिखा गया है कि यह सत्ता जो है एक परिवार के हाथों में स्वतः ट्रांसफर हो गई, यानी अध्यक्ष का पद पुत्र को दिए जाने की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। किताबों में लिखा है। हालांकि अभी के राजनेताओं के बारे में हम परिवारवाद का आरोप तो नहीं लगा सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं, लेकिन लेखक ने अपना विचार व्यक्त किया। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कर दिया। लाहौर अधिवेशन का प्रमुख कार्य क्या रहा कि 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का झंडा लहराया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसे इसके बाद हर साल इसी दिन मनाने का फैसला किया गया। हर साल इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को। और माना जाता है कि यही वह डेट था, 26 जनवरी, जिस दिन भारत में लोक गणतंत्र स्थापित हुआ, संविधान लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना ही गया था। स्वतंत्रता 26 जनवरी के दिन नहीं मना सकते, क्योंकि 15 अगस्त तक उसको लेना ही लेना था। जनवरी तक स्वतंत्रता को टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि बहुत अधिक हिंसा हो रही थी। लेकिन भारतीयों ने सोचा कि कुछ तो उपाय करें, इसलिए उन्होंने संविधान को जो स्वीकृति दी वह 26 जनवरी को दिया था, और इसी दिन को हम मनाते हैं। तो लेकिन 26 जनवरी किस लिए फेमस रहा है? क्योंकि इसी दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, और कहा गया कि हर साल हम इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएं। उस समय यानी स्वतंत्रता से पहले। फिर देखते हैं कि इस अधिवेशन में लोगों ने शपथ लिया कि ब्रिटिश शासन की अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता तथा ईश्वर के प्रति अपराध होगा। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी हालत में। इसी अधिवेशन में कहा गया कि यदि सरकार ने 1 साल के भीतर पूर्ण स्वराज्य को मान्यता नहीं दी, एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और इस अवज्ञा आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, इसके लिए गांधी जी को अधिकृत भी कर दिया गया। इसके लिए क्या कह दिया कि गांधी जी ऐसा आंदोलन अपना प्रारंभ करेंगे। तो लाहौर अधिवेशन में मुख्यतः बातें क्या कही गई कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे, उसकी मांग की गई। रात में झंडा भी फहरा दिया गया रावी नदी के किनारे। लोगों ने संकल्प लिया कि अब हम इस सरकार के अंदर रहेंगे, हर हालत में स्वतंत्र होंगे, और अगर सरकार 1 साल के अंदर मुझे स्वतंत्र नहीं करती है, इसका मतलब है कि हम पूरे देश में एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, जो असहयोग से कहीं बड़ा होगा। और यह आंदोलन तब तक चलाएंगे जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है। इसी की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब प्रारंभ होता है? 1930 से 1932 तक यह आंदोलन इसके बाद प्रारंभ होता है। लेकिन इस आंदोलन की चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे, यानी मंडे को करेंगे। संडे को क्लास है सुबह 8 बजे से। अगर आपको रिवीजन करना हो प्राचीन भारत के लिए
तो आप सुबह आ सकते हैं। सुबह 8 बजे कल क्लास है, लंबी क्लास होनी है। आपको उतना शायद रहना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन एक बार पूरे मतलब 6 घंटे के अंदर प्रयास ये है 5 से 6 घंटे के अंदर पूरे एनसीईआरटी इंडिया को एक एक चैप्टर को देखें जो एनसीईआरटी से बाहर होगा। अभी एनसीईआरटी वाले बच्चे को उतना नॉलेज नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि फिर आप बोर होने लगेंगे कुछ देर के बाद। या जिन्होंने एक बार तैयारी कर ली है वो देख सकते हैं, या जिनको एग्ज़ाम में जाना है वो जा सकते हैं। इनमें भी बच्चे जो एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सभी बच्चे नहीं समझ पाएंगे उस किताब को, क्योंकि तेज़ी से वहाँ पर पूरे के पूरे चैप्टर को कराना है। ठीक है बच्चे, ये है आपका द इंड। आशा करता हूँ कि सारी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये एक प्रक्रिया है जिसमें पीडीएफ पहले तैयार करते हैं, 3-4 घंटे का समय उसमें भी लगता है। उसकी वजह से क्लास को हम अच्छे से, चूँकि यहाँ कोई फैक्ट्स नहीं है या इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसको केवल 2-4 लाइन लिखने से समझाया जा सके। कहानी है, कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए थोड़े से उदाहरण भी देने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं ताकि कहानी को पढ़ाने के समय मिल सके, नहीं तो लिखने में समय अधिक लग जाएगा, उन बातों पर फोकस थोड़ा कम हो जाएगा। लास्ट चैप्टर चल रहा है, तो लास्ट चैप्टर देखते हैं। 4 से 5 क्लास तो लग ही जाना चाहिए, बड़ा चैप्टर है। पीडीएफ के माध्यम से चलते हैं, तो हो सकता है कि मंडे को जो क्लास होगी वो मेरी कम होगी, तो मंडे को मैं कॉपी भी आपका चेक करना शुरू करूँगा, और फिर देखता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में ये क्लास आपका एंड भी हो जाए। यानी सैटरडे को फिर से मैराथन लगी हुई है, तो सैटरडे से पहले ही मैं चाहूँगा कि ये क्लास आपका एंड हो जाए। तो देखते हैं कितना क्लास लगता है, जो भी लगेगा लगेगा, लेकिन पढ़ेंगे तो ऐसे ही, कोई कटौती तो करेंगे नहीं, कुछ भी कटौती करना संभव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ले लेते हैं, क्या करेंगे। सुमित यादव जी, अभी वो छुट्टी पर है, जो बच्चा करता है ना वो छुट्टी पर है, क्या हम लोग आ सकते? हाँ गोरखनाथ जी, आप आ सकते हैं, आपको एग्जाम देना है, आपकी तैयारी अच्छी है, आप आ सकते हैं। सुबह 8 बजे है मिस्ट्री वर्मा, सुबह 8 बजे। अब संडे का दिन होता है, पूरे सप्ताह थके रहते हैं, पूरे सप्ताह क्लास चल रही होती है, पूरे सप्ताह चल रही होती है, और संडे को है। आप कहते हैं कहाँ से ले लेते हैं? भाई एनर्जी आप ही लोगों से तो मिलती है। क्या देखा है चेहरे पर थकावट का भाव रहता है? अभी भी 2 घंटे की क्लास होने वाली है या 1.5 घंटे, और पूरे दिन क्या लगता है कोई सोए हुए, ऐसे क्लास चलता रहता है। एक एनर्जी डेवलप हो जाती है जब बात कर रहे होते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जब आप कहते हो कि मैं थक गया, मुझे गुस्सा आता है। जब आप कहते हो मैं बीमार पड़ गया, आपको ताज्जुब लगेगा कि कैसा दुष्ट व्यक्ति है जो बीमार पड़ने पर भी दुखी नहीं होता है। तो भाई आप भी मानव हो, मैं भी मानव हूं। मैं आपसे उम्र में हूं बड़ा, इतना बड़ा कि आदमी के घुटने पकड़ लें, तब मैं नहीं थक रहा हूं, तो नहीं बीमार पड़ रहा हूं, तो या बीमार पड़ता हूं, ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं पड़ता। जितना आप बीमार पड़ते हो उतना मैं रोज बीमार रहता हूं। लेकिन क्या किया जाए, काम छोड़ दिया जाए। जो वर्क है, जो आपके प्रति मेरा दायित्व है, उसको मैं भुला दूं, जाकर के पहले हॉस्पिटल में पड़ जाऊं कि भाई मेरे पास तो हॉस्पिटल के भी पैसे नहीं लगेंगे, मैं आराम से हॉस्पिटल में रहूंगा, चैन से वहां घर खाऊं। क्या मतलब है इसका? थोड़ी बहुत बातें हम सह लेते, सहन शक्ति को विकास कर लेते हैं। सर में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, मुंह में दर्द होता है, नहीं बोलने की स्थिति होती है, इच्छा नहीं होती है कि बातचीत भी करें, लेकिन तब भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा ही रहे होते हैं। क्यों? सहन शक्ति का विकास करना होता है, कुछ बातों को सहना पड़ता है। शरीर की सभी बातों को अगर मानने लगेंगे, अपने हिसाब से वो डायरेक्शन देना शुरू कर देगा, तो दिन भर में तो एक भी काम ना हो, सिर्फ एक काम होगा, चैन से सोए रहे। इससे बड़ा सुख तो किसी में नहीं हो सकता है, लेकिन आपके लिए तो इससे बड़ा दुख भी किसी में नहीं। तो बीमार पड़ना यह भी गलत है। हम शरीर को इस प्रकार से रखें कि स्वस्थ खुद शरीर रहे। दवाई खा करके हमें नहीं स्वस्थ करना है। अपना आचरण अच्छा रखें, खान पान अच्छा रखें, गलत चीज ना खाएं, अवैध चीज जो है जिसको हम फास्ट फूड वगैरह कहते हैं वो ना खाएं, रोटी सब्जी खाएं, जो भी रोटी नमक है सब खाएं, वही सबसे परफेक्ट चीज है। खुद को स्वस्थ रखें, खुद को प्रसन्न रखें। कौन रखेगा आपको प्रसन्न रखने के लिए? कौन सा हॉलीवुड से नेता अभिनेता अभिनेत्री आएगी? खुद से ही आपको प्रसन्न रखना पड़ेगा। और प्रसन्न रखने के लिए संसाधन या प्रसन्न होने के लिए संसाधन की जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे अलग नहीं होता, हमसे ऊपर नहीं होता। करंट अफेयर्स में आप पढ़ते होंगे कि भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत नीचे है। भारत के लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, क्या होगा मेरा? अरे होगा क्या, जो होगा होगा, देखा जाएगा। पहले काम तो करके दिखाए। सफल होंगे कि नहीं होंगे, मन में ये ख्याल आता है। अरे सफल तो तब होंगे जब आपकी तैयारी अच्छी होगी,
तैयारी नहीं अच्छी होगी तो असफल ही होंगे। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको पहले ही सर्टिफिकेट दे देता हूं। अगर अच्छी तैयारी नहीं होगी तो असफल ही होंगे। ये चिंता तो वो करेगा ना जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, और यह चिंता करने लायक तो बने कि सफल होंगे कि नहीं बनेंगे होंगे। उसके लिए पहले तैयारी तो अच्छी कर ले, पढ़ाई तो अच्छे कर ले, मन से कर ले, समझ के पढ़ ले। क्योंकि जो पीसीएस वगैरह आप देने जा रहे हैं वो फैक्ट्स का चीज नहीं है, बस समझ की चीज है। समझ विकसित नहीं होगी, पीसीएस हाथ से, यूपीएससी हाथ से जाएगा। डरा नहीं रहे हैं, आपको धरती पर रख रहे हैं ताकि आप और मेहनत कर सके। और मुझे या आप अपने ही गार्जियन को देखिए जो बिल्कुल नहीं थकते हैं आपकी सुख सुविधा को जुटाने के लिए। वो थकते हैं क्या? लाख थके रहते हैं, लेकिन आपके सामने तो व्यक्त नहीं करते। मेरे अंदर बहुत चिंता है, मैं चिंता से मरा जा रहा हूं, लेकिन क्या आपके सामने मैंने प्रकट किया? क्या मेरे एनर्जी में कमी आई? तो आपको भी तो कर्तव्य बनता है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, मन शांत रख करके पढ़ाई करें, अनर्गल चीजें मत सोचें। जो चीज आप अभी प्राप्ति ही नहीं कर सकते हैं उसके बारे में सोचने का क्या फायदा है? तो पहला कदम है कि 1 साल तक हम अच्छी तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें। बहुत सारे बच्चों की शिकायत आती है, क्या लगता है कि मेरे पास आपकी शिकायत नहीं आती? बहुत सारे बच्चों की शिकायत गार्जियन के द्वारा की जाती है, जो आपका कल क्लास देखते होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, क्लास लगा देते हैं, क्लास में प्रेजेंट हो जाते हैं, फिर वो दूसरा काम कर रहे होते हैं। मतलब पेड बैच वाले में खास करके ये शिकायत आती है। गार्जियन जो बेचैन होते हैं आपके लिए, वो शिकायत करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल पर, जब गार्जियन ने कहा मोबाइल पर या लैपटॉप पर क्लास को तो लगा लिया, एंट्री तो कर लिया क्लास, लेकिन फिर वो पढ़ाई नहीं करते हैं, दूसरा काम कर रहे होते हैं। यानी क्लास चल रही होती है, वो कुछ और कर रहे होते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? तो थोड़ी बहुत आलोचना मैं कर लेता हूं, लेकिन एक दर्द होता है उसके बीच में। मैं चाहता हूं कि आप और अच्छा करें, और अच्छा करें, सबसे अच्छा करें। ठीक है बच्चे, मिलता हूं मैं कल नहीं, अब मंडे को मिलता हूं। कल आपका मैराथन है सुबह 8 बजे से, आपके लिए नहीं है, सबके लिए। बाय एंड टेक केयर।